ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ, तीन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पार्टीशन, और ये लीड कोड पे नहीं करेंगे ऑब्वियसली। लीड कोड पे बिट मैनिपुलेशन वाली अप्रोच चाहिए, डीपी विद बिट मास्किंग, जो हम अभी तो कर नहीं सकते। इतने इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं बने हम डीपी में। तो इसका मैं आपको देता हूँ वेब कोडिंग वाला वेरिएशन। ठीक है, तो इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं आप सबके साथ। एक बार क्वेश्चन रीड करो। टग ऑफ वॉर, मतलब ये तीन क्वेश्चन है। मैं चेरी पिकअप कल के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं वो नहीं चाहता कि यार सिर्फ पांच छह लोग समझ पाए। मैं चाहता हूँ सारे लोग समझ जाए। चेरी पिकअप 3D डीपी का क्वेश्चन होगा वो, और उसमें मतलब आपको पूरा फील आ जाएगा कि हाँ यार ये होता है डीपी ऑन ग्रिड। सो वो मैं कल ही करवाऊंगा। और मेरी ना अगर आवाज़ ब्रेक हो तो बता देना, फिर मैं वापस अपना जो वेब कैम है वो बंद कर दूंगा। ठीक है। तो आज नहीं करा सकते वो चेरी पिकअप वाला? नहीं, चेरी पिकअप वाला मैं कल ही करवाऊंगा क्योंकि अभी लोग कम है। सो प्रोबेबली कल थोड़े ज़्यादा हों, देखते हैं। कल नहीं होंगे, कम मतलब इतने ही रहेंगे, तब कल करवा देंगे, देखा जाएगा। लेकिन आज मैं ये तीन क्वेश्चन करवा देता हूँ। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा तो है नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बाय एंड सेल स्टॉक का के ट्रांजेक्शन वाला क्वेश्चन है, और फ्रॉग जंप है, और टग ऑफ वॉर है। ठीक है, सबसे पहले टग ऑफ वॉर रीड कर लो यार सारे क्वेश्चन। जिन्होंने टारगेट सम सबसेट मेरे साथ पढ़ रखा है अभी, तो उनको ये क्वेश्चन मतलब लगना चाहिए कि कर रखा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब उनको लगेगा कि कर रखा है क्वेश्चन ये सेम, लेकिन एक्चुअली में है नहीं है। आपने कर नहीं रखा है एक भी बार टग ऑफ वॉर। अर्चित भाई एक बार लिंक शेयर कर देना। शेयर करूँ? करता हूँ। अर्चित, ये तो फिर वही हो गया ना, मिनिमम डिफरेंस सबसेट इंटरव्यू बिट वाला। ठीक है, सो अब मैं समझाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको? क्वेश्चन में दे रखा है एक एरे मिल रखी होगी। उस एरे को आपको क्या करना है? दो सबसेट्स में डिवाइड करना है, सच दैट डिफरेंस ऑफ सम ऑफ टू सबसेट्स इज एज मिनिमम एज पॉसिबल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एरे आपको दे रखी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 15। फिर लेट सपोज है, या फिर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, या फिर 10, और ले लेते हैं 5 और 6, और एक ले लेते हैं 16। सो फिर अगर मैं बात करूं कि यार दो सबसेट्स में डिवाइड करना था, दोनों के दोनों सबसेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए थे और एग्जॉस्टिव होने चाहिए थे, यानी दोनों के दोनों सबसेट्स में कोई भी इंटरसेक्शन ना होता, और सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी सबसेट में आए होते, तो फिर मिनिमम डिफरेंस सबसेट्स का क्या हो सकता था? तो आंसर क्या होता इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जांपल में? एक बार रिपीट करना। वन। अगर दो सबसेट्स में अपनी एरे को डिवाइड करना होता सच दैट दोनों सबसेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते, तो दो सबसेट्स का जो सम का डिफरेंस है वो मिनिमाइज करना है हमें, तो वो मिनिमम डिफरेंस क्या होता? जीरो। वो मिनिमम डिफरेंस होता जीरो।
कैसे? आप पहले एरे में क्या कर देते, 1 2 3 और 10 रख देते, और दूसरे एरे में क्या रख देते, 16 रख देते। तो आपका पहले सबसेट का सम भी आ जाता 16, दूसरे सबसेट का भी सम आ जाता 16, दोनों सबसेट्स का सम जो आता वो मिनिमम डिफरेंस वाला सबसेट आता। तो ये हमने क्वेश्चन किससे कर लिया था, किसी को याद है? जब डिफरेंट साइज के सबसेट्स पॉसिबल थे, किससे कर लिया था हमने? ये स्लाइडिंग विंडो से किया था शायद, मतलब 2 पॉइंटर टाइप से। लास्ट एक मिनट कहाँ से आ गया बीच में? 2 पॉइंटर 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर भी कहाँ से आ गया? डीपी से। डिफरेंट। भैया डीपी से नहीं ये तो क्या था डीपी से, वो लास्ट वाली टेबल पे फिर वो वाला एक लूप लगा दिया था फॉर लगा लूप। देते हैं। भाई बिल्कुल। डीपी नहीं पढ़ा अभी तक। टारगेट सम सबसेट से करा था हमने, जिसमें हमने लास्ट रो के बेसिस पर सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट निकाला था जो कि टारगेट बाय 2 के बराबर हो, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर निकाला था। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या था, सबसे मेन कंस्ट्रेंट था कि यार सबसेट के साइजेस के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट था ही नहीं। बस आपको क्या चीजें कंस्ट्रेंट में दे रखी थी कि दोनों सबसेट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं। कुछ साइज का बता रखा था कि दोनों के दोनों सबसेट्स आधे ही होने चाहिए, मतलब इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स हो, इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स हो, मतलब इसमें 3 हो इसमें 2 हो, ऐसा कुछ था? नहीं था नहीं ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो एक में सील वैल्यू होनी चाहिए और एक में फ्लोर वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इसका एग्जांपल का मतलब क्या है, अगर आपको 5 एलिमेंट्स की एरे दे रखी है तो फिर पहला सबसेट आपका बनना चाहिए 3 एलिमेंट्स का, दूसरा बनना चाहिए 2 एलिमेंट्स का। अगर एलिमेंट्स आपके टोटल एरे में 6 हैं तो पहला सबसेट आपका 3 का बनना चाहिए, दूसरा सबसेट आपका 3 का बनना चाहिए। वही कंस्ट्रेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। लेकिन साथ में एक और कंस्ट्रेंट क्या दे दिया, साथ में एक और कंस्ट्रेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तीसरा कंस्ट्रेंट इसमें और दे दिया कि दोनों के दोनों सबसेट्स का इक्वल साइज होना चाहिए। मतलब अगर ऑड है तो एक का चलो एक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इवन है तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इक्वल साइज यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट दे दिया। अगर इक्वल साइज एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दे दिया तो मुझे बताओ क्या ये वाला तरीका लगा पाओगे अब? मतलब टारगेट सम सबसेट निकाल लिया, कोई भी ऐसा सबसेट उसमें पता नहीं कितने एलिमेंट्स है, जैसे इसमें 4 है, इसमें एक ही है, सिर्फ सिर्फ 16 है। तो हमने बोल दिया हाँ एक सबसेट है 16 सम का, दूसरा भी 16 का है, एक में 4 ही एलिमेंट्स, एक में 4 एलिमेंट्स है, एक में सिर्फ एक एलिमेंट है, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। तो क्या टारगेट सबसेट में हम कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कुछ रखते थे कि हमारा जो सबसेट है वो कितना बड़ा है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ रखे हैं? नहीं खाली सब पर देखते थे। खाली नहीं। खाली सम पर देखा करते थे। क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नहीं भैया। नहीं कर रही ना, ठीक है। सो सिर्फ हम सम के ऊपर देखा करते थे, मतलब एलिमेंट को लेना है या नहीं लेना, सिर्फ दो ही तो चॉइसेस होती थी। तो उसमें लेओगे तो सबसेट का साइज बढ़ जाता था, नहीं लोगे तो सबसेट का साइज सेम रहता था। लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल साइज कर रखा हो तो आपको बताना है सबसे पहले तो रिकर्जन से ही करेंगे, फिर उसके बाद बताना है क्या यही वाली डीपी लग जाएगी, ये वाली लगेगी तो कैसे लगेगी, और नहीं लगेगी तो फिर कौन सी डीपी लगेगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिकर्जन से एक बार करके देख लेते हैं। नॉर्मल रिकर्जन से एक बार करके देख रहे हैं इसी वाली एरे को, 1, 2, 3, फिर 10, 16। मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूँ अभी के लिए, मतलब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, एक 4 ले लेता हूँ, एक 10 ले लेता हूँ, और क्या था 16 था ना, सो 12 ले लेता हूँ। मतलब अभी इवन साइज का ले रहा हूँ ताकि अभी ऑड के बारे में मत सोचना। इवन साइज का ले रहा हूँ, मतलब टोटल एरे में 4 और 2 6 एलिमेंट्स हैं, तो आपको दोनों सबसेट्स में 3-3 एलिमेंट बांटने हैं, और इस तरह बांटने हैं सच दैट दोनों सबसेट्स का सम जो हो उसका डिफरेंस जो हो वो मिनिमम हो जाए। दोनों सबसेट्स का सम का जो डिफरेंस हो S1 माइनस S2 शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। वही जो सेम क्वेश्चन पहले था वही है, बस इस बार क्या है दोनों सबसेट का साइज एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए। मतलब अगर ऑड है तो एक का एक ज्यादा दूसरे का आधा, और इवन है तो दोनों का बराबर। मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, सो एक बार ड्राई रन करते हैं, मतलब ड्राई रन मतलब सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो चॉइसेस क्या है, किसी भी एलिमेंट के पास क्या चॉइसेस हैं, या तो वो S1 वाले सबसेट में चले जाए या तो फिर वो S2 वाले सबसेट में चले जाए। क्या यही दो चॉइसेस हैं, यस या नो? क्योंकि दोनों सबसेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। तो अगर कोई सबसेट S1 में जा रहा है तो वो S2 में नहीं जा सकता, और अगर कोई S2 में जा रहा है तो वो S1 में नहीं जा सकता, और कोई सबसेट S1 या S2 में तो जाएगा ही जाएगा, मतलब किसी ना किसी सबसेट में जाएगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों के दोनों सबसेट्स
में इंटरसेक्शन इन एक भी नहीं है, मतलब S1 में जा रहा है तो S1 में ही जा रहा है, S2 में जा रहा है तो S2 में जा रहा है। पहली चीज एग्जॉस्टिव है, यानी हर एलिमेंट किसी ना किसी सबसेट में जा रहा है। तो चॉइसेस क्या है, या तो S1 में भेज दो या S2 में भेज दो। तो अगर S1 में भेजोगे, ये क्या है, ये तो इनपुट एरे है। सो अभी जो सबसेट्स है वो क्या आते हैं, पहला सबसेट भी खाली था, दूसरा सबसेट भी खाली था। अब अगले में क्या हो जाएगा, अगले में आपका जो आइटम है, ये चलो मैं एरे ना थोड़ी अलग दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी एरे कॉपी करनी पड़ेगी वरना। सो एरे में नीचे दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले आपने कौन सा बोला, सबसे पहले आपने पहले आइटम को बोला कि तू कौन से सबसेट में जाना चाहता है। तो ये बोलेगा या तो मैं S1 में चला जाता हूँ या S2 में। तो अभी सबसेट जो थे वो खाली थे, तो अगर वो S1 में जाता है तो S1 वाला सबसेट क्या हो जाएगा, S1 वाले सबसेट में एक आ जाएगा। S2 अभी भी खाली है। और अगर वो S2 में जाता है तो S1 तो अभी खाली है, S2 में एक आ जाएगा। और आप क्या बोल सकते हो, जो अगला लेवल है वो अगले आइटम पर होगा, क्योंकि पहले आइटम ने अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर कर ली है, अब दूसरा आइटम अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर करेगा। तो ये भी क्या बोलेगा, या तो फिर मैं S1 में चला जाता हूँ, या तो S1 में चला जाता हूँ या S2 में, या तो S1 में या तो S2 में। सो अगर कोई एलिमेंट S1 में जा रहा है, सो हम क्या बोलेंगे कि 2 वाला एलिमेंट S1 में चला गया और 1 वाला तो ऑलरेडी S1 में था ही, तो 1,2 S1 हो गया, एम्प्टी है अभी भी S2 का S2। और अगर S2 में जाता है तो 1 वाला S1 में, 2 वाला S2 में। सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं हम तो। 2 वाला अगर S1 में जाता है तो 2,1 है, और अगर 2 वाला S2 में जाता है तो एम्प्टी 1,2 है। अगला लेवल अगले आइटम पर, 3 वाली आइटम पर। सो मैं क्या करता हूँ, 6 आइटम्स है ना, बहुत ज़्यादा रिकर्जन ट्री बड़ा बन जाएगा। सो इसको पहले जैसा ही बना लेते हैं, ऑड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे ऑड में क्या करना है। सो 10 और 16 ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी एक सबसेट में 3 आने चाहिए, दूसरे में 2 आने चाहिए। यहाँ पर अगेन अगली आइटम कौन सी है, अगली आइटम है 3 वाली आइटम। 3 वाली आइटम के पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो S1 में जाएगी या तो S2 में जाएगी। पहले सबसेट में भेज दो या दूसरे सबसेट में भेज दो। सो S1 में भेज दो या S2 में भेज दो, S1 में भेज दो, S2 में भेज दो, S1 में भेज दो, S2 में भेज दो, S1 में या फिर S2 में। अगर किसी आइटम को S1 में भेज रहे हैं तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, S1 हो गया 1, 2, 3। और अगर किसी आइटम को S2 में भेज रहे हैं, देखो सबसेट में लिख तो रहा हूँ, लेकिन सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको पूरा सबसेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ और मेंटेन करेंगे, वो देख लेंगे क्या मेंटेन करना है, अगर प्रिंट नहीं करना सिर्फ। तो अगर S1 में भेज रहे हो तो S2 खाली है अभी भी, और अगर S2 में भेजते हो तो S2 में आ जाएगा 3। यहाँ पर अगर S1 में भेजते हो तो 1,3 आ गया S1 में, S2 2 है। और अगर S2 में भेजते हो तो 1 है S1 में और S2 में है 2,3। इधर बता सकते हो फटाफट, यहाँ पर आएगा 2,3, 2,3 और S2 आ जाएगा खाली 1, या फिर 2,1,3। इधर क्या आएगा 3,1,2 या फिर empty 1,2,3। क्लियर है अब तक? हाँ भैया। हाँ ठीक है, हाँ। थोड़ा इसका छोटा करते हैं। हर आइटम क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सबसेट्स हैं, तो किसी ना किसी सबसेट में जाने ही वाली है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ हर एक आइटम के लिए, और एक लेवल पे एक आइटम है, मतलब लेवल ऑन आइटम्स कर रहे हैं हम। सो अगले लेवल पे अगले आइटम है, यानी 10 वाली आइटम एक्सप्लोर कर दिया अपनी दोनों चॉइसेस, कि वो जाना चाहे तो कौन से सबसेट में जाएगी। तो मैं सिर्फ सब 10 सबसे आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर या तो वो S1 में चले जाए या फिर वो S2 में चले जाए, या तो वो S1 में चले जाए या तो वो S2 में चले जाए, या तो वो S1 में या तो S2 में, या S1 या S2, या तो S1 या तो S2, या तो S1 या तो S2, या तो S1 या तो S2, या तो S1 में या तो S2 में। ठीक है। सो अगर S1 में जाती है आइटम, सो क्या बोलेंगे 1, 2, 3, 10 और S2 खाली। या फिर S2 में जाती है तो 1, 2, 3 और दूसरा हो जाएगा 10। S1 में जाती है तो 1, 2, 10, S2 3, और S2 में जाती है तो 1, 2, 3, 10। ऐसे कुछ कुछ करके आपके सारे के सारे सबसेट्स भर जाएंगे। सो इवेंचुअली हमारे को 16 का भी हटा देना चाहिए, वरना बहुत ही बड़ा रिकर्जन ट्री बन जाएगा। अभी से ही तो इतना बड़ा बन रखा है, बनाना जो तो नहीं चाहता है ना और बड़ा। नहीं, अगले 3 टके ठीक है। ठीक है, इतना ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा, अगर S1 में भेजते हैं तो 1, 3, 10, S2 में भेजते हैं तो सिर्फ 2, S2 में भेजते हैं तो 1, 2, 3 पहला और 2, 10 दूसरा। इसमें 1, 10 पहला और
2,3 दूसरा, या फिर 1 पहला, 2 3 10 दूसरा, 2,3 पहला, 2,3, 10 और 1 दूसरा, या फिर 2,3 पहला और 1,10 दूसरा। इसमें पहले में भेजते हो तो 2,10, दूसरे में भेजते हो तो 1,3। इसमें S2 में अगर S1 एज इट इज रहता है और S2 में 10 चला जाता है। यहाँ पर S1 में जाएगा तो 3,10 1,2, S2 में जाएगा तो 3 1 2 10। यहाँ पर S1 में जाएगा तो 10 1 2 3, S2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, S2 में जाएगा तो empty और 1 2 3 10। ठीक है, सो ये रिकर्जन ट्री बन रहा है। अब इसमें से आपको बताना है पॉजिटिव बेस केसेस कौन से हैं और नेगेटिव बेस केसेस कौन से हैं। क्या ये पॉजिटिव बेस केस है? क्या मतलब एक सबसेट 4 साइज का दूसरा 0 साइज का हो सकता है? क्या ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं। नहीं, ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि हमें इक्वल साइज चाहिए था। 4 एलिमेंट से इक्वल साइज यानी दोनों सबसेट दो दो साइज के होने चाहिए थे। अभी तो दोनों साइज इक्वल नहीं है, अभी एक सबसेट है 4 साइज का, दूसरा है 0 साइज का। इसमें अगेन ये वैलिड नहीं है। क्यों? एक है 3 का, दूसरा है 1 का सिर्फ। दोनों बराबर होने चाहिए। इवन के केस में, ऑड के केस में एक ज्यादा, मतलब एक सील वैल्यू और एक फ्लोर वैल्यू होनी चाहिए। तो अगेन ये वैलिड ही नहीं है। यहाँ पर अगेन वैलिड नहीं है। एक 3 साइज का है, कुछ भी डिफरेंस हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये मिनिमम से भी मिनिमम हो। मतलब अगर मान लो ये होता 6, ये 10 की जगह 6 होता, तो ये भले ही पहला सबसेट 1,2,3 और दूसरा सबसेट 6 बन जाता, मिनिमम डिफरेंस दे देता। लेकिन जब वैलिड ही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्यों बनाना? उसको बना ही नहीं सकते। मतलब एक में 3 और दूसरे में सिर्फ एक एलिमेंट कर ही नहीं सकते, बराबर एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, ये पहला वैलिड सबसेट है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13 - 3 दैट इज 10 का। तो अभी तक का जो मिनिमम डिफरेंस है वो है 10। क्या ये भी वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। पहले में 3 है, दूसरे में सिर्फ 1 है। क्या ये वैलिड है? हाँ, ये एक वैलिड सबसेट है। पहले में भी 2 है, दूसरे में भी 2 है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 10+2 -1+3। तो ये डिफरेंस आ रहा है 8, जो पिछले वाले डिफरेंस से भी बेटर है। सो अभी तक का मिनिमम डिफरेंस है आपका 8। ये भी एक वैलिड सबसेट है। पहले में है 11, दूसरे में है 5, तो 11 - 5, तो और भी कम डिफरेंस आ गया। क्या ये वैलिड है? एक में सिर्फ एक एलिमेंट, दूसरे में 3 एलिमेंट्स? नहीं। नहीं, वैलिड नहीं है। क्या ये वैलिड है? नहीं भी नहीं। ये वाला वैलिड है, जिसमें दूसरे में 11 आएगा, पहले में 5 आएगा। अब तो रिपीट ही हो रहे हैं, तो इसका भी डिफरेंस चाहिए। इसमें आएगा आपका 12 - 4 यानी 8। ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड है, तो इसका डिफरेंस है 13 - 3 दैट इज 10। ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो ओवरऑल आपके पास सिर्फ 5 ही बेस केसेस आए। उन 5 बेस केसेस में से आपका जो बेस्ट आंसर पॉसिबल था वो ये 2 वाले बेस केसेस पॉसिबल थे, जो कि 6 डिफरेंस दे रहे थे। तो आपको आंसर क्या रिटर्न करना है? अगर आपको तरीका मांग रखा होगा तो आप ये तरीका प्रिंट कर दोगे। अगर आपको सिर्फ डिफरेंस मांग रखा होगा तो आपको सिर्फ डिफरेंस प्रिंट करना होगा। तो क्या रिकर्सिव कोड, रिकर्जन ट्री समझ आ गया? हाँ भैया। ठीक है। अब इसमें बहुत ही ध्यान से 5 मिनट लगाओ, ये सोचो अगर वेरिएबल्स दिख पा रहे हैं, डीपी अगर दिख पा रही है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख पा रही है, तो कैसे दिख पा रही है? बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे देखना। बताऊं, ट्राई करूं? बताओ। एक सबसेट का सम, दूसरे सबसेट का सम, और कौन से पे लगा रहे हैं? एक सबसेट का सम, दूसरे सबसेट का सम, तो S1 का सम, S2 का सम, किस वेरिएबल पे कॉल लगा रहे हैं? और किस वेरिएबल पे कॉल लगा रहे हैं, यानी इंडेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली क्या है ये सबसेट को ही मतलब उसका सम जो है, सबसेट का सम जो है वही एक डीपी बन रहा है। ध्यान से देखो, मतलब इतनी जल्दी फिगर आउट कर लिया है, कैसे कर लिया आई डोंट नो। लेकिन देखो, आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सी शेड से आपने फिगर आउट किया, वैसे बताओगे या फिर पहले से पढ़ रखा है? नहीं नहीं, एक कल क्वेश्चन करा था, उसमें 3 वाले डीपी था, तो अच्छा, मुझे लगा ठीक वैसे है। सो बेसिकली आउट ऑफ इसमें, स्कोप वाला। ठीक है, कोई नहीं। इसमें बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला सबसेट है 3 साइज 2 साइज का, दूसरा है 0 साइज का, और मेरे को जो एलिमेंट है, जो आइटम है, वो डालनी है 3। तो सबसे पहले तो आइटम, क्या ये वेरिएबल रहने वाली है? जो भी मतलब पिछला भी क्वेश्चन था उसमें भी आइटम तो वेरिएबल थी, मतलब इंडेक्स तो वेरिएबल था ही कि कौन सा आइटम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये तो कोई नहीं, ये तो क्लियर ही है कि इंडेक्स वेरिएबल रहने वाला है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? इंस्टेड ऑफ सम हमारा वेरिएबल्स थे, वो क्या थे पिछले क्वेश्चन में? याद करो, अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हमने डीपी ऑन ग्रिड स्टार्ट कर दिया था बीच में। लेकिन हमने आई गेस जब
टारगेट सम सबसेट किया था, तो उसमें एक तो था टारगेट, एक तो हमारी जो वेरिएबल था वो था आइटम, कि कौन सी आइटम को ले रहे हैं, और दूसरा था हमारा सम, वही सबसेट का सम। अब क्या है, अब हमारा जो वेरिएबल है, कहाँ गया ये, दोबारा ले आओ। हाँ, अब जो पहले सबसेट का सम है वो भी वेरिएबल है काइंड ऑफ, जो दूसरे सबसेट का सम है वो आप वेरिएबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये टोटल माइनस S1 ही हो जाएगा। तो एक तो वेरिएबल हो जाएगा S1, सम जो है आपके स्टेट का, मतलब आपको कितना सम चाहिए, टारगेट कितना चाहिए, सम। एक है इंडेक्स, ये तो रहते ही थे, पहले भी रहते थे, अभी भी है ही। और एक तीसरी स्टेट क्या हो जाएगी, मतलब दूसरा नहीं है, ये दूसरी चीज वेरिएबल नहीं है, क्यों, अगर इसका सम है 1 तो इसका ऑटोमेटिकली टोटल में से 1 को माइनस कर दो। अगर यहाँ पे बेस केसेस की बात करें, तो अगर इसका सम है 3 तो ऑटोमेटिकली दूसरे का क्या हो जाएगा, टोटल चारों एलिमेंट्स का सम माइनस में 3। अगर इसका सम है 11 तो इसका ऑटोमेटिकली टोटल सारे एलिमेंट्स का सम माइनस में 11 हो जाएगा। तो S2 वेरिएबल नहीं है। लेकिन तीसरा वेरिएबल एक और है, वो क्या है, आपके सबसेट का साइज। साइज भी तो है आपका वेरिएबल, क्या बोल सकते हैं, साइज भी वेरिएबल है। मतलब अगर किसी सबसेट में कम एलिमेंट्स है और किसी सबसेट में ज्यादा एलिमेंट्स है, भले ही सम सेम हो, तो क्या वो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, यहाँ पर तो आई गेस नहीं बन पा रही है वो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक अगर रिकर्जन ट्री होता जिसमें मैं बोलता कि एक सबसेट है जिसमें है 2,2 और दूसरा है 1,1,1,1, ठीक है, और मतलब ये क्या है, इसमें कुछ ना कुछ इंडेक्स दे रखा होता साथ के साथ। और दूसरा आपके पास अगर नोड होता, लेट्स सपोज इस तरह का 1,2, ये हो जाता 3 और 1, तो ये हो जाता 4, और दूसरे में भी आप क्या बोल दो 1,2,1। क्या सही है ये, हाँ। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये दोनों स्टेट्स, क्या दोनों ही पॉजिटिव बेस केस है। अगर मान लो मैं बात करूं कि ये लास्ट लेवल है, क्या सम सेम है, क्या सम सेम है पहले सबसेट के ऊपर देखोगे तो। हाँ सब तो सेम है दोनों का। क्या इंडेक्स भी सेम होता, अगर एज्यूम कर लो लास्ट लेवल है तो, बेस केस है तो, हाँ बेस केस है तो इंडेक्स भी सेम होता। तो इवन आफ्टर इंडेक्स सेम हो जाए, इवन आफ्टर सम सेम हो जाए, लेकिन साइज पे भी तो आंसर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि आपका जो एरे है, जो आपका सबसेट है, वो सेम बेसिकली आधे साइज का होना चाहिए। तो अगर इस वाली एरे में आपका साइज है सिर्फ 2, इस वाली में आपका साइज है 3, तो ये आंसर अलग अलग देंगे। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, और ये वाली वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इससे जो भी डिफरेंस आएगा वो वाला डिफरेंस रिटर्न करोगे, यानी 4 - 4 0 रिटर्न करोगे। और क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है तो आप प्लस इन्फिनिटी रिटर्न करोगे। मतलब ये नेगेटिव बेस केस है, ये पॉजिटिव बेस केस है। तो अगर आप एक्चुअल में रिकर्जन ट्री, अगर आप एक्चुअल में डीपी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देखने जाओगे, तो आपको 3 चीजें दिखेंगी। एक तो साइज जो वेरिएबल है, सबसेट का कितना बड़ा साइज है, सबसेट का सम कितना है, और सबसेट में जो इंडेक्स है वो आपने अभी कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो इवेंचुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, 3 वेरिएबल ले लेंगे, 3D से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉपरली अगर लिखोगे कोड तो डीप, अगर प्रॉपरली लिखा जाएगा कोड तो आप क्या बोलोगे, देखो सम है और साइज है, तो इवेंचुअली ये क्या हो गया, एक तरह से हो गया कि आप सबसेट क्या ले रहे हो, आप सबसेट क्या चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी ये डीपी ऑन डायरेक्टली कोई नॉर्मल सिर्फ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल 2D डीपी या 3D डीपी नहीं है, ये डीपी ऑन बिट मास्किंग है। डीपी ऑन बिट मास्किंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको वो सबसेट पता होना चाहिए, आपने वो कौन सा सबसेट लिया है, तभी आप उसका साइज और तभी आपको उसका सम बता पाओगे। आप डायरेक्टली किसी भी सबसेट का साइज और सम नहीं बता सकते, मतलब आप साथ के साथ मेंटेन करोगे भी तब भी कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको बेस केस में जाके पता लगेगा क्या वो दोनों सबसेट्स का साइज सेम था। बेस केस में चले जाओगे तो रिकर्जन ही हो गया। हमें तो पहले ही रिटर्न करना है ना, मतलब हमें तो यहीं से कुछ आंसर देना होगा वापस, कि यार ये वाला से तो आंसर आएगा ही नहीं, तो यहाँ से तो लौट ही जाते हैं, या फिर ये वाले से आंसर 6 ही आएगा, जो भी मिनिमम डिफरेंस होगा, ये वाले से आंसर 8 ही आएगा लेट सपोज। तो अगर किसी बीच वाले लेवल से रोकना है, मतलब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हटानी है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए आंसर। और पता होने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं बोल सकते आप कि इस लेवल पे मेरे को साइज पता हो, इस लेवल पे मेरे को सम पता हो, तो मेरे को आंसर पता लग गया। साइज और सम आपको आखिरी लेवल पे पता होगा तो ठीक है,
तो वेल एंड गुड, साइज पता है, सम पता है सबसेट का, तो मैं बता सकता हूँ क्या इक्वल पार्टीशन करा है और क्या सम भी इक्वल है, मतलब डिफरेंस क्या मिनिमाइज है, तो बता सकते हो। लेकिन बेस केस तक जाओगे तो रिकर्जन ही हो गया ना। तो इवेंचुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इवेंचुअली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भले ही आपको दिख रहा हो ये 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स बेस केस में जाके तो ठीक है, लेकिन किसी बीच लेवल पे साइज क्या होगा उससे आपको फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। आपको क्या यहाँ पे फर्क पड़ रहा है कि आपका साइज एक सबसेट का 1 है दूसरे का 0 है? फर्क पड़ रहा है क्या कुछ? यहाँ पर आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि सबसेट का एक वाले सबसेट, पहले सबसेट का भी साइज 1 है, दूसरे का भी साइज 1 है, तो ये अच्छा आंसर देगा। तो यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। अगर ये मैं बोल रहा हूँ, ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि पहले सबसेट का साइज 2 है, दूसरे का 0 है, तो मैं तो, क्योंकि अनइक्वल साइज है, अनइक्वल साइज है, तो यहाँ से तो एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा बोलूँ? क्या यहाँ से एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहिए? ऐसा कर से करें? नहीं, हो सकता है यहाँ से नीचे आंसर आ जाए। तो सिर्फ साइज, सिर्फ सम से आंसर नहीं बनेगा, आपको साइज और सम दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वो पूरा सबसेट ही रखना पड़ेगा। और सबसेट रखोगे तो बिट मास्किंग का क्वेश्चन बन जाएगा ये, जो कि मैं अभी करवा, मतलब बिट मास्किंग अभी पढ़ाई नहीं है, ये डीपी ऑन बिट मास्किंग में एक क्वेश्चन में करवाऊंगा ट्रेवलिंग सेल्समैन में। सो अभी के लिए सिर्फ रिकर्जन से करेंगे, लेकिन बाद में याद रखना, हमेशा दिमाग में बिठा लेना, टग ऑफ वॉर, डिफरेंट साइज हो, सबसेट के साइज के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंसी ना हो, कुछ भी कंस्ट्रेंट ना हो, तो नॉर्मल टारगेट्स हम सबसेट से कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज भी दे दिया हो कि इक्वल होना चाहिए, अगर साइज के ऊपर भी कंस्ट्रेंट है, मतलब वो सबसेट कितना बड़ा होना चाहिए और उस सबसेट में क्या एलिमेंट्स का सम होना चाहिए, अगर दोनों ही कंस्ट्रेंट है तो इन एक्चुअल सबसेट के ऊपर ही कंस्ट्रेंट है कि सबसेट क्या चूज कर रहे हो। और अगर सबसेट के ऊपर ही कंस्ट्रेंट है तो डीपी ऑन बिट मास्किंग है, बिट मास्किंग से आप पूरा का पूरा सबसेट शोर कर सकते हो किसी तरह से, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ रिकर्जन से करेंगे सॉल्व। क्या इतनी सी चीज क्लियर हुई कि ये पिछले क्वेश्चन से सिमिलर क्यों नहीं है? इसको छोड़ो, डीपी ऑन बिट मास्किंग को छोड़ो, बस इतना सा बताओ क्या पिछले क्वेश्चन से सिमिलर क्यों नहीं हो पा रहा, सिर्फ 2 वेरिएबल्स क्यों नहीं हो पा रहे डीपी में? ये चीज समझ आ गई? हाँ भैया। ठीक है, ये नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीपी ऑन बिट मास्किंग इतना कोई पूछेगा नहीं, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, अनलेस एंड अनटिल आप कोऑर्डिनेशन जैसी कोई कंपनी में बैठ रहे हो। बस बताना जरूरी था मेरे मेरे लिए, तो मैंने बता दिया कि यार क्वेश्चन इस तरीके से वेरिएशन दे सकते हैं। तो आप कभी डीपी लगाने बैठ जाओ इस क्वेश्चन में और पता चले वो डीपी का क्वेश्चन हो ही ना, मतलब हो भी तो डीपी ऑन बिट मास्किंग का हो, तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने लीड कोड वाला नहीं दिया, लीड कोड वाले में डीपी ऑन बिट मास्किंग लगेगी, पेप कोडिंग वाले में सिर्फ रिकर्जन से भी चल जाएगा काम। ठीक है, आप ट्राई कर लो। आउटपुट का ऑर्डर देख लेना किस ऑर्डर में प्रिंट करना है। बस इन्होंने प्रिंट मंगवा रखा है सबसेट कि पहला सबसेट क्या हो, दूसरा सबसेट क्या हो, तो सोचो कैसे करोगे। भैया वैसे हम बीच बीच में रिकर्शन की क्वेश्चन भी करते हैं। देखो अगर मैं ना सिर्फ डीपी अलग से करवा देता, सिर्फ बीएफएस डीएफएस अलग से करवा देता, सिर्फ और बाकी नॉर्मल रिकर्जन के क्वेश्चन अलग से करवा देता ना, तो आपको टॉपिक्स के बीच में लिंकेज पता नहीं लगता। अब जैसे यहाँ पर लेवल पे आइटम्स रखी जा रही हैं या लेवल पे बॉक्स रखा जा रहा है, ये जो चीज़ है ना, ये रिकर्जन में समझाई थी मैंने। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि हाँ लेवल पे आइटम रखी गई है, तो थोड़ा बहुत आपको रिकर्जन जब पढ़ोगे लेवल 2 तो वो इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बीच बीच में रिकर्जन के क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि ये सारे आपको सिमिलर साउंड करेंगे। मतलब जैसे मोहित ने बोला तो उसको तो वही लगा कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जो कर चुके हैं, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला। लेकिन बस एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा थी, वो छोटी सी चीज क्या थी कि सबसेट का सम जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए, बस ये कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डीपी का ना होकर, मतलब है डीपी का लेकिन 2D डीपी का ना होकर सिर्फ रिकर्जन का रह गया, या फिर डीपी विद बिट मास्किंग का बन गया। सो एक एक लाइन के चेंज की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने एक साथ रख दिए थे। सिमिलरली कॉइन चेंज, कॉम्बिनेशन, कॉइन चेंज, परम्यूटेशन, एक लाइन का चेंज है, एक साथ पढ़ने चाहिए। फिर भले ही उसमें आपको प्रिंट ऑल तरीके भी करने हो तो भी आप भले क्यू से कर रहे हो, डीएफएस से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, लेकिन पढ़ो डीपी के बाद ही। अच्छा भी मतलब इसमें अगर हमें काउंट मंगवाना हो सिर्फ, तो फिर वो डीपी का क्वेश्चन होता है। काउंट मंगवाना हो तो वो डीपी का क्वेश्चन होता है, लेकिन डीपी में मेन है वेरिएबल्स क्या थे। इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स 3D नहीं था,
यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये 3D डीपी नहीं है या 2D डीपी नहीं है, ये डीपी ऑन बिट मास्किंग है। मतलब पूरा का पूरा सबसेट बिट मास्किंग में होता है क्या, थोड़ा बहुत फ्लेवर दे रहा हूँ अभी से ही, अगर समझ आए तो अच्छी बात है। मान लो एक सबसेट है, मतलब मैं इस वाली एरे के ऊपर हर एक एलिमेंट के पास यस या नो की चॉइस दे रहा हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ नो है तो 0 ले लो, यस है तो 1 ले लो, नो है तो 0 ले लो, यस है तो 1 ले लो, नो है तो 0, यस है तो 1, नो है तो 0, यस है तो 1। तो इवेंचुअली होगा क्या, नो या यस की हर एलिमेंट को कॉल दोगे तो पूरा नंबर 0 या 1 का कुछ फॉर्मेट बनेगा। मतलब लेट सपोज इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने हाँ कर दिया, इसने हाँ कर दिया, तो नंबर क्या बनेगा, 0011। तो एक सबसेट कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, एक काइंड ऑफ पूरा नंबर से, डीपी ऑन बिट मास्किंग, ये बिट मास्क है उस नंबर का। और अगर मान लो ये हाँ करता है, ये मना करता है, ये हाँ करता है, ये मना करता है, तो नंबर क्या बनेगा, 1010। सो पूरा पूरा सबसेट ही आपको पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स ने हाँ करा है, 2 एलिमेंट्स ने हाँ करा है, और वो कौन से एलिमेंट्स है, मतलब उनका सम क्या था। तो इवेंचुअली ये डीपी ऑन बिट मास्किंग का है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्व, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो डीपी ऐसे मत सोचना है कि काउंट मांग रखा हो, मैक्सिमम मांग रखा हो, मिनिमम मांग रखा हो तो डीपी लगेगी, प्रिंट ऑल तरीके मांग रखे हो तो रिकर्जन लगेगा। ऐसा अब से मत सोचना, मतलब मैंने शुरू में बोल दिया था कि ऐसा सोच लेना, लेकिन अब से कंस्ट्रेंट को देख के सोचना जो भी सोच रहे हो। और ये भी मैंने बता ही रखा है, अगर कभी भी कंस्ट्रेंट आपको 10 या 20 दे रखे हो तो क्या लगाना चाहिए, क्या डीपी लगानी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। नहीं, रिकर्जन। ऑब्वियसली रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आपकी एन जो है वो 10 की पावर 6 टाइप की है तो क्या लगाना चाहिए। सब डीपी। ठीक है डीपी जरूरी नहीं है, मतलब और भी तरीके होंगे। ये चार्ट वैसे ये शेयर कर लिख रखा है, दो, ये लिख चार्ट दो, बाद में याद। चार्ट शेयर कर रखा है, किसी के पास है वो वाला पेज। अभी मेरे पास तो नहीं होगा हाल फिलहाल, मैं वरना वो यहाँ पे लगा देता। लिख देता हूँ फटाफट। एन अगर लेस देन इक्वल टू 20 हो तो रिकर्जन के क्वेश्चन होते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले। अगर n लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 3 हो, सो ऑर्डर ऑफ n क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फ्लॉइड वॉर्शल आ जाता है आपका, जो हम डीप ग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ तक तो तभी जाएंगे ना जब डीपी पूरा करोगे आप लोग। और क्या होते हैं इसके अंदर, आपका फ्लॉइड वॉर्शल, ऑलपेयर ऑर्डर पास, और एक और एल्गोरिथम थी n क्यूब वाली, बेलमैन फोर्ड, इस टाइप के एल्गोरिथम्स आ जाती है। फिर अगर आप बात करें n इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 4, तो इसमें n स्क्वायर वाले सॉल्यूशन चलेंगे। यानी आपका डिक्स्ट्रा, अगर मैं ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स की बात करूं, डिक्स्ट्रा चलेगा आपका, बोल सकते हैं डिक्स्ट्रा का अपोजिट क्या था, प्रिम्स चलेगा, क्रुस्कल्स चलेगा। ठीक है। और अगर वैसे बात करें तो 1D डीपी यहाँ पे चलेगी आपकी, 2D डीपी या फिर इवन 3D डीपी भी चल सकती है, यहाँ पे चलेगी आपकी 2D डीपी। और अगर n आपका हो जाता है लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 या फिर 10 की पावर 8, तो आपका ऑर्डर ऑफ n वाला सॉल्यूशन चलेगा, जिसमें आप बोल सकते हो अगर ग्राफ्स की टर्म्स में बात करनी है तो डी एफ एस बी एफ एस चलेगा। और अगर डीपी की टर्म्स में बात करनी है तो 1D डीपी चलेगा। बीच में और भी चीज़ें आ जाती हैं, मान लो बाइनरी सर्च की बात कर रहे हो, तो बाइनरी सर्च आपका इतने तक चल सकता है क्योंकि लॉग एन ही तो लगता है। अगर सॉर्टिंग की बात कर रहे हो तो एन लॉग एन लगेगा, और एन लॉग एन जनरली 10 की पावर काइंड ऑफ 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 तक चलता है, तो वो भी लिख देता हूँ बीच में। एन अगर लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5 हो, 10 की पावर 6 पे भी चल जाती है तो 10 की पावर 6 ही लिख देता हूँ। तो आपका एन लॉग एन वाला सोल्यूशन चल जाएगा, जो कि है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में पर्टिकुलरली मर्ज या फिर क्विक। ठीक है, ये ओवरऑल चार्ट है। और भी होंगे, मतलब और भी बाइफरकेशन है, लेकिन मेजरली यही है। ये है ग्राफ्स की टर्म्स में एल्गोरिथम्स, और ये है डीपी की टर्म्स में। क्वेश्चन का लिंक शेयर कर दो। क्वेश्चन का लिंक शेयर कर देता हूँ।
और यार बड़े लेट एग्जाम्स हो रहे हैं यार कुछ लोगों के, पता नहीं क्या चक्कर है इतनी लेट, मतलब क्या चल रहा है। 18 मई चल रहा है और लोग कह रहे हैं जून में भी एग्जाम है। मतलब फिर कोई समर इंटर्न कर रहा होता तो वो तो कर ही नहीं सकता ऐसे कॉलेजों में। जून में नहीं, मतलब जून एंड में 27 जून तो भी शुरू होंगे 27 जून से। कुछ कह रहे हो? आईपी में 27 जून से दे रखी है उन्होंने नोटिफिकेशन की स्टार्ट होंगे एग्जाम्स। 27 जून? हाँ वही तो है, मतलब कल ही परसों में देखी थी मैंने वेबसाइट पे आई थी। 27 जून मतलब, और खत्म कब होंगे? एक अगले महीना। हाँ वो 1 महीना पूरा चलेगा। पूरा 1 महीना चलता है? हाँ, ओके। सो पढ़ पाओगे, मतलब साथ में ग्राफ्स वगैरह उस टाइम चल रहा होगा? वीकडेज तो वाले कर तो लो। लगा ही लेंगे। देखो यही है, मतलब यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन टीयर 1 टीयर 3 में क्या होता है, टीयर 1 में इस तरह की चीजें नहीं होती। मतलब अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के साथ हो रही है, लेकिन इतना नहीं होता कि पूरा सेमेस्टर ही खींच दिया पढ़ने के लिए, पूरा एक एक महीने एग्जाम चल रहे हैं एंड सब, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास पूरा टाइम रहता है कोडिंग का, और एनवायरनमेंट भी होता है, तो इसलिए थोड़े लोग एक्सेल ज्यादा कर जाते हैं, और ऑफ कोर्स ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी तो होती है। सो और टीयर 3 में क्या है, एक तो कैंपस अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, और दूसरा एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि यार, मतलब मैं जिस भी कॉलेज मतलब स्कूल के दोस्त से पूछूं जो टीयर 3 में है अभी हाल फिलहाल, तो वो यही कहते हैं कि कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा लीड कोड का, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, मतलब डीएसए वगैरह। यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप लोग एटलीस्ट, मतलब क्लासेस ना भी कर पा रहे हो तो रेगुलरली क्वेश्चंस लीड कोड पे सॉल्व करते रहना, मतलब ये ना हो कि कोडिंग बीच में ब्रेक हो जाए जब एग्जाम चल रहे हो। पर मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि क्लासेस आ जाओ, तो आपका एटलीस्ट जो सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि ग्राफ वगैरह जब आप कराओगे तो बिल्कुल ना स्टेप से करा देना, कराई भी नहीं पहले बहुत, किससे करवा देना सबसे? मतलब बिल्कुल जीरो से कराना स्टेप से। डीपी बताओ किससे करवाई थी? मतलब डीपी तो समझ आ रही है बट ग्राफ्स ना थोड़ा। ठीक है, मतलब मैंने डीपी भी लेवल 1 से ही करवाई थी, तो वो भी लेवल 1 से ही करवाऊंगा, और उससे भी पहले मैंने तभी तो हैश मैप ही रखा है कि कुछ लोगों को अगर वो भी ना आता हो तब भी समझ पाए। वैसे किसी को ग्राफ्स आता है तो पता है फ्लॉयड वॉर्शल डीपी है या ग्रीडी है, बेलमन फोर्ड डीपी है या फिर ग्रीडी है? सिमिलरली दिक्स्ट्रा, प्रिम्स, क्रुस्कल, ये डीपी एल्गोरिथम्स है, ग्रीडी एल्गोरिथम्स है? ये पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चनों में। ग्रीडी। अलग अलग आंसर है। ग्रीडी सबका ही, ग्रीडी पांचों का? नहीं मतलब जितना करा था कुछ डीपी तो नहीं करते उस टाइम, तो ग्राफ कर रहे थे। आपने कितना करा था? दिक्स्ट्रा और प्रिम्स ही करा होगा लेवल 1 में। हाँ हाँ अच्छा। ये दोनों तो ग्रीडी ही हैं, बताया भी था मैंने उस टाइम, ये भी ग्रीडी ही है। ये दोनों डीपी के एल्गोरिथम्स है। ठीक है, करवाऊं टग ऑफ वॉर? किसी ने करा ट्राई टग ऑफ वॉर? बेस केस में जाके क्या चेक करना है बताओ, क्या करना है बेस केस में जाके चेक? क्या सिर्फ सम बराबर हो जाए तो डिफरेंस ले लो, मतलब मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो एक, कोई भी सब साइज हो, कुछ भी फर्क हो नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है? नहीं। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, बेस केस में जाके चेक करना है क्या वो सबसेट्स के सम जो है वो बराबर, मतलब जितने क्लोज हो सकते हैं उतने क्लोज हैं, और साथ के साथ साइज एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। अगर ऑड है तो एक में एक ज्यादा, दूसरे में एक कम, और अगर इवन है तो एग्जैक्टली सेम। सो मैं थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर
एरे लिस्ट की जगह ना स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड हेल्पर, जिसमें मैं अपनी एरे पास करूंगा, जिसमें मैं अपने एलिमेंट को चॉइस दूंगा S1 में जाने की, S2 में जाने की। S1 को भी स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग लेना ठीक रहेगा बैक ट्रैक करते समय? ठीक है, बैक ट्रैक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, या फिर S2 ले रहा हूँ। और क्योंकि S1, अच्छा, एलिमेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, मतलब डबल डिजिट के हो सकते हैं, तो मैं एक और चीज ले लेता हूँ। वो क्या है? S1 का सम कितना है और S1 में कितने एलिमेंट्स हैं। S1 का सम कितना है और S1 में कितने एलिमेंट्स हैं, S1 की लेंथ कितनी है। सिमिलरली S2 का सम कितना है और S2 की लेंथ कितनी है। S2 का सम कितना है, उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है, और उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये मैं काइंड ऑफ 1 2 3 बहुत सारी चीजें पास कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा ये क्लियर रहेगा समझने के लिए। सो अपना सबसे पहले 0th इंडेक्स प्रोसेस हो रहा होगा। जो S1 सबसेट होगा वो खाली होगा, उसका सम 0 होगा, उसकी लेंथ 0 होगी। S2 सबसेट भी खाली होगा, उसका सम भी 0 होगा, उसका लेंथ भी 0 ही होगा। सो बेस केस बाद में देखेंगे। कोई भी एलिमेंट या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा। अगर वो S1 में जा रहा है, सो हेल्पर में अगले लेवल पे क्या अगली आइटम एक्सप्लोर होने वाली है? यस और नो? भले ही वो S1 में जाए, भले ही वो S2 में जाए। हाँ। अगर वो S1 में जा रहा है तो मैं S1 वाले सबसेट में एक स्पेस लगा के उसको ऐड करवा दूंगा, यानी एरे ऑफ इंडेक्स को ऐड करवा दिया। अगर वो S1 में जा रहा है, यानी S1 का सम बढ़ा दूंगा एरे ऑफ इंडेक्स से, और क्योंकि वो जा रहा है S1 में तो S1 की लेंथ 1 से बढ़ा दूंगा, और S2 सेम रहेगा। S2 का सम सेम रहेगा, S2 की लेंथ सेम रहेगी। ये है S1 में जाने की कॉल। एलिमेंट इज इंसर्टेड इन S1। सिमिलरली S2 की कॉल होगी कि अगर एलिमेंट S2 में जा रहा है, एलिमेंट इज इंसर्टेड इन S2 सबसेट, सो हम क्या करेंगे, एरे में अगले इंडेक्स पर कॉल लगाएंगे, अगले लेवल पे। S1 सेम रहेगा, S1 का सम सेम रहेगा, S1 की लेंथ सेम रहेगी। क्योंकि S2 में जा रहा है तो S2 में हम उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, सम में भी ऐड कर देंगे, और उसकी लेंथ भी 1 बढ़ा देंगे, मतलब उसमें एक एलिमेंट ऐड हो गया। अब बताओ बेस केस क्या होने वाला है? क्या सिर्फ बेस केस ये है कि अगर करंट सबसेट आपका सारा एक्सप्लोर हो चुका है, मतलब अगर आपका जो इंडेक्स है वो आपका एरे डॉट लेंथ है, तो एक वैलिड सबसेट है, क्या हमेशा वैलिड होगा? लेंथ चेक करना। नहीं, साइज भी अगर देखना है। साइज भी देखना है, अगर तो आपका एरे डॉट लेंथ ऑड है, अगर एरे डॉट लेंथ ऑड है, तो उस केस में आपका एक सबसेट n/2 + 1 का होना चाहिए, दूसरा n/2 का होना चाहिए। सो इसको कैसे चेक करें, इसको थोड़ा बहुत इफ एल्स में लिखते हैं। अगर तो इवन है तो सिंपल है, इफ सबसेट इज इवन, मतलब एरे डॉट लेंथ इज इवन, सो दोनों इक्वल साइज के होने चाहिए, इवन सबसेट्स। सो इवन सबसेट्स के केस में क्या होना चाहिए, S1 की लेंथ और S2 की लेंथ बराबर होनी चाहिए। और इस वाले केस में क्या होना चाहिए, इस वाले केस में आपका S1 या तो S2 के से एक ज्यादा हो जाए, या फिर S2 जो हो वो S1 से एक ज्यादा हो जाए। दोनों ही केसेस में आप बोल सकते हो हाँ एक वैलिड सबसेट है। तो सिर्फ अगर ऑड है, तो इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ इफ कंडीशंस को। अगर ऑड है और साथ के साथ आपका जो लेंथ है वो मतलब एग्जैक्टली हाफ है, ऑड के केस में एग्जैक्टली हाफ नहीं हो सकती, एक सबसेट का एक ज्यादा साइज होएगा ही होएगा। अगर ये चीज है, ऑड है और साथ के साथ सबसेट बराबर है, या फिर अगर इवन है, सो एल सिफ, इसको मैं बोल देता हूँ एल सिफ, आपका सबसेट एरे डॉट लेंथ मॉडुलस 2 अगर इवन है, मतलब उसकी लेंथ इवन है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और आपका दोनों की लेंथ बराबर है, यानी दोनों सबसेट्स हाफ लेंथ के हैं, उस केस में क्या करना, उस केस में जो भी करना हो कर देना, प्रिंट कर देना। सो प्रिंट नहीं करना, मतलब आप अपना, अच्छा आपको स्टोर करना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि हम रिकर्जन लगा रहे हैं तो हमें वो वाला सबसेट स्टोर करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मिनिमम डिफरेंस नाम का वेरिएबल बना लिया, और एक स्ट्रिंग आंसर नाम का वेरिएबल बना रखा है। सो इवेंचुअली हमें क्या करना है, अच्छा हमें कॉमा के साथ सेपरेट करके करना है ना। ठीक है, कोई नहीं, वो कर लेंगे कॉमा के साथ सेपरेट करके। बस यहाँ पे क्या करो, कॉमा डाल दो शायद। एरे लिस्ट ले लेते हैं।
2 स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ना फिर आंसर के लिए। वो ठीक है, बस वो लास्ट में कॉमा की जगह स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके जगह एरएलएस ही लें वापस, स्ट्रिंग बहुत इजी हो जाता है। कोई नहीं, मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर दूंगा मेन मेथड में। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, एक ओवरऑल ग्लोबल आंसर, जो S1 आंसर वाला है वो स्टोर करूंगा, और जो S2 आंसर वाला है वो स्टोर करूंगा। इनिशियली दोनों एम्प्टी होंगे। अगर ये वैलिड सबसेट है, तो वैलिड सबसेट है तो क्या अभी तक के डिफरेंस से भी कम है क्या, जो अभी तक का डिफरेंस था, तो ये जो डिफरेंस वाली चीज़ है ना, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, बाहरी चेक कर लेता हूँ। एंड जो डिफरेंस है मिनिमम डिफरेंस से भी कम है, मतलब S1 का सम माइनस S2 का सम, और इसको बाहर लेना पड़ेगा। इंट abs डिफरेंस इज इक्वल टू मैथ डॉट abs, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, क्योंकि हो सकता है S1 बड़ा हो सकता है S2 बड़ा हो। ठीक है, अगर ये वाला डिफरेंस अभी तक के मिनिमम डिफरेंस से भी कम है तो अपडेट कर देना। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये अभी तक के मिनिमम डिफरेंस से भी कम है तो अपडेट कर देना। कैसे अपडेट करना है, आपको बोलना है आपका S1 आंसर हो गया क्या, आपका S1 आंसर हो गया S1 का सबसेट, और S2 आंसर हो गया S2 का सबसेट, और डिफरेंस हो गया करंट डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस हो गया करंट डिफरेंस। सिमिलरली एलसिफ वाले केस में भी बस प्रिंट थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कैसे होएगा। प्रिंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, S1 का आंसर और S2 का आंसर, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा भी दोगे स्टिल वो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने एक लास्ट में एक कॉमा एक्स्ट्रा डाल रखा होगा। सो मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एक देखते हैं बस एक बार प्रिंट करके सारे सिंटेक्स वगैरह चेक, अरे कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन करें। कहाँ से लॉगिन होएगा, सेवन नाइन सिक्स। ठीक है, सो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और एक बार लिंक शेयर करोगे कोई प्रॉब्लम का, चलो है मेरे पास। ठीक है, इसको कोई सिंबल नहीं मिले, कौन से सिंबल नहीं मिले, कुछ तो दिक्कत हो गई। इसको आपने कॉल्स हेल्पर है और सॉल्व कॉल करा है। अच्छा ठीक है, सो इसको सॉल्व की जगह हेल्पर बोलना पड़ेगा, बाकी हेल्पर ही है। और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, वो देख लेते हैं। अच्छा, रिटर्न नहीं करा हमने। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत क्या है, बस ये मेरे को जो मैंने बताया था कि एक कॉमा एक्स्ट्रा आ रखा है, बाकी हमारा सही है। इसमें हमने कॉमा नहीं डाल रखे, इसमें भी कॉमा आएगा। तो बस दोनों सबसेट्स के आपके क्या हो रखे होंगे, दोनों सबसेट्स के स्टार्टिंग में एक कॉमा आ रखे हैं, बस ये स्टार्टिंग में जो कॉमा आ रखे हैं इसको हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए आप क्या करो, इसको हटाने के लिए ये जो यहाँ पे S1 का आंसर प्रिंट कर रहे हो, इस S1 के आंसर की सबस्ट्रिंग ले लेना, इस S1 के आंसर की सबस्ट्रिंग ले लेना। या फिर ऐसे कर सकते हो, बेस यहाँ पे S1 को कैसे स्टोर करो, S1 को स्टोर कर लो सबस्ट्रिंग, कहाँ से, फर्स्ट इंडेक्स से। सिमिलरली यहाँ पर भी कहाँ से, फर्स्ट इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स से, इनफैक्ट सेकंड इंडेक्स से, मतलब शुरू का कॉमा और स्पेस इग्नोर कर देना। सिमिलरली इधर भी सेकंड इंडेक्स से। सबस्ट्रिंग ही होता है ना मेथड का नाम जावा में, या सब str होता है, चेक करना पड़ेगा। स्ट्रिंग। ठीक है, अब सही आ रहा है, एक्सपेक्टेड वाला भी सेम आ रहा है।
एक बार सबमिट करके दे देते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो स्ट्रिंग से थोड़ा सिंपल हो गया कि कॉल्स आपको दिख पा रही हैं, 2 ही हैं, वरना एरे लिस्ट में बहुत कुछ करना पड़ता, ऐड गेट वगैरह, फिर मूव करना पड़ता बैक ट्रैकिंग में। देख लो, समझ आ गया तो सही है, नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये हमने स्टैटिक मीन डिफरेंस तो लिया थोड़ा। स्टैटिक इसलिए लिया है क्योंकि बेस केसेस अलग अलग होंगे। इस कोड को ले आता हूँ सबसे पहले तो मैं। ये स्क्रीनशॉट कैसे लूंगा मैं, 2 मिनट रुको। कैसा लगा ये क्वेश्चन, अगर सिर्फ रिकर्जन की भी बात करें तो? सही था। सही था। ठीक है, देखो हमने क्या कर रखा है कोड में। सबसे पहले तो बेस केस बहुत बड़ा है, बेस केस को अभी इग्नोर करो। हाल फिलहाल दो दो कॉल्स देखो, कोई भी एलिमेंट या तो S1 में जाएगा या तो S2 में जाएगा। S1 में जा रहा है तो S1 की स्ट्रिंग में ऐड करवा दो, S2 में जा रहा है तो S2 की स्ट्रिंग में ऐड करवा दो। अगर S1 में जा रहे हैं तो S1 के सम में ऐड करवा दो और S1 की लेंथ 1 से बढ़ा दो, मतलब S1 में वो इंसर्ट हो रहा है, यानी S1 का सबसेट का लेंथ 1 ज्यादा हो गया। और S2 में जा रहे हैं तो S2 का सम बढ़ा देना और S2 की लेंथ बढ़ा देना। S1 में जा रहा है तो S2 सेम रहेगा और S2 में जा रहा है तो S1 सेम रहेगा। और अगले लेवल पे जा रहा है, देख लो हर लेवल पे अलग अलग आइटम है, हर लेवल पे अगली आइटम है, इंडेक्स +1 वाली आइटम है। S1 में जाएगा तो S1 की लेंथ बढ़ गई, पहले 0 लेंथ थी अब 1 लेंथ है, और सम भी बढ़ गया और लेंथ स्ट्रिंग भी बढ़ गई, जो सबसेट है वो भी बढ़ गया। तो एक तो सबसेट है, एक सम है और एक लेंथ है, 3 चीजें रख रखी है। और बेस केस में क्या कर रहे हैं, बेस केस में अगर लास्ट इंडेक्स पर पहुंच गए, मतलब सारी आइटम एक्सप्लोर हो चुकी हैं, तो 2 केसेस हो सकते हैं। वो 2 केसेस क्या है, या तो अपनी एरे ऑड लेंथ की हो या फिर एरे अपनी इवन लेंथ की हो। अगर ऑड है तो एक सबसेट का साइज होगा, मान लो 5 लेंथ है तो एक का 3 होगा दूसरे का 2 होगा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या पहले का 2 दूसरे का 3 है या फिर पहले का 3 दूसरे का 2 है। जो भी केस है, आपको क्या करना है, अगर मान लो इन दोनों में से कोई केस है, मतलब एक एक स्ट्रिंग की लेंथ दूसरे से एक ज्यादा है और वो ऑड लेंथ की है और डिफरेंस जो है वो अभी तक के मिनिमम डिफरेंस से कम है, तो अभी तक के मिनिमम डिफरेंस को भी अपडेट कर देना। और जो ग्लोबल आंसर है, स्टैटिक आंसर है, उसको अपडेट कर देना। अब सबसे मेन पॉइंट ये स्टैटिक क्यों बना रखा है, वरना एल्स वाले केस में अगर इवन है, दोनों सबस्ट्रिंग्स के लेंथ जो है वो सेम है और अभी तक के मिनिमम डिफरेंस से कम है, तो आंसर को अपडेट कर देना। तो अब ये स्टैटिक क्यों बनाए, देखो ये वाला बेस केस है। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल पास कर देता कि मिनिमम डिफरेंस अभी तक का क्या है, अभी तक का मिनिमम डिफरेंस क्या है, और साथ के साथ स्ट्रिंग भी पास कर देता, तो क्या वो काम कर जाता, मतलब क्या बैक ट्रैक करने, जब हम बैक ट्रैक करते तो क्या वो चेंजेस परसिस्ट कर जाते मिनिमम डिफरेंस वाले, अगर हम वेरिएबल की तरह पास कर देते तो? बताओ किसने पूछा था कि हमने स्टैटिक क्यों लिया है? नहीं नहीं करते परसिस्ट। नहीं करते। इंटीजर वेरिएबल स्टैक में बनता है और स्टैक में बनेगा तो वो पॉप आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा जब पॉप का फंक्शन। तो इसलिए हमने स्टैक में रख लिया, ताकि जब इससे लौटें और इस पर जाएं तो हमें पता हो पिछला मिनिमम डिफरेंस 10 था और अगला 8 है, तो 10 वाले को अपडेट करके 8 बना दो। पिछला वाला 8 था, यहाँ से लौट के यहाँ से जाओगे, मतलब इसको पॉप करोगे, इसको पॉप करोगे, इस पर जाओगे, फिर इसको पुश करोगे, मतलब इसको पुश करोगे फिर इसको पुश करोगे। तो जब ये पॉप हो जाएंगे, और अगर आपने वेरिएबल स्टैटिक ले रखा होगा, नहीं ले रखा होगा, तो आपका ये 8 खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको पिछला मिनिमम डिफरेंस क्या था। तो पिछला मिनिमम डिफरेंस रखने के लिए आपको स्टैटिक रखना पड़ेगा ग्लोबल में। C++ में बाय रेफरेंस पास कर सकते हो, वो अलग केस है। तो करंट मिनिमम डिफरेंस क्या पिछले मिनिमम डिफरेंस से भी कम है, तो ये वाले सबसेट स्टोर कर लो, क्योंकि आपको सबसेट्स प्रिंट करने हैं। क्या ये पिछले वाले से भी कम है, कम है तो सबसेट्स को स्टोर कर लो। S1 ये है, S2 ये है, क्या ये मिनिमम से भी कम है, अगर है तो कर लो, नहीं है तो मत करो स्टोर। सो बेस केसेस थोड़े बस बड़े हैं, क्योंकि प्रिंट करना था हमें, सिर्फ हमें ये बताना होता कि लेंथ क्या है या सम क्या है तो हो जाता, या डिफरेंस क्या है वो हो जाता इजिली। लेकिन हमें कंस्ट्रेंट दे रखे थे, एक तो इक्वल लेंथ, 3 कंस्ट्रेंट थे, इक्वल लेंथ पहला, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ दूसरा, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस, और तीसरा कंस्ट्रेंट क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये तीनों कंस्ट्रेंट की वजह से बेस केस थोड़ा बड़ा सा बन रखा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, कितनी कॉल्स है, कितनी हाइट है?
ओ, हाँ बस नहीं है और काफी टूरिस्ट पावर एंड 2 n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। 2 कॉल्स हैं, जितनी आइटम्स है उतनी हाइट है। या तो S1 में जाने की कॉल है या S2 में जाने की कॉल है, तो 2 कॉल्स और जितनी आइटम्स है उतनी हाइट। तो कॉल्स की पावर हाइट 2 n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। रिकर्जन का कोड लिखा है। डीपी में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको पूरा सबसेट स्टोर करना पड़ेगा, डीपी ऑन बिट मास्किंग लगेगा। और डीपी ऑन बिट मास्किंग में भी पर्टिकुलरली इस वाले क्वेश्चन में आपको काइंड ऑफ सम ओवर सबसेट्स एसओएस जीपी लगानी पड़ जाएगी। मतलब मैंने आर्टिकल्स रीड कर रहे थे, तो एसओएस जीपी तो अलग ही लेवल चला रहता है, उस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता। भैया वैसे अगर जैसे मान लो इसमें आइटम्स होते 10⁻⁶, हम्म। तो हम 10⁻⁴ के 10⁻³ के बाद के तो हम कॉल ही नहीं लगाते ना, अगर कुछ आइटम्स 10⁻6 हो जाते हैं। 6, हाँ। 10⁻3 तक भी कहाँ पहुंच गए, 20 के ऊपर ही काम खत्म हो जाता, 18-20 के ऊपर। अच्छा नहीं, अगर C++ होता उसमें तो अरे कोई सा भी लैंग्वेज होता है, 2⁻18, यही 10⁻8 से बड़ा हो जाता है। अच्छा। सो सिर्फ 18 आइटम पे ही आपका टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, मतलब 18 से ऊपर हो जाते हैं तो आइटम्स इस क्वेश्चन में दे रखा होगा, मतलब 18-20 इतना ही रहता है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये आपको मेरा मोस्ट प्रोबेबली दे पॉइंट रखा हो। पॉइंट था पूछने का, ये पॉइंट था मेरा पूछने का कि हाँ, जब हाँ हम ट्री बना रहे रिकर्शन ट्री, उसमें जब एलिमेंट्स के एक सबसेट में हाफ से ज्यादा आ गए, हाँ तो उसके बाद कॉल लगाने हाँ, का तो ठीक है कोई ठीक है, मतलब ही वो नहीं है। हाँ वो कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो यहाँ पर पहले सबसेट में जितने टोटल एलिमेंट्स है उससे ज्यादा आ रखे हैं, उसके आधे से ज्यादा, तो यहाँ से नीचे की कॉल लगाओगे नहीं लगाओगे फर्क नहीं पड़ता, वहां से आंसर आना ही नहीं वाला, तो ये प्रून कर दो एज, ये वाली एज प्रून कर दो। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे सबसेट में 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो ये वाली एज प्रून कर दो, वो कर सकते हो। भैया वैसे ऐसा ही था जो मैंने बोला था, उसका मतलब ये था कि आपने सही समझाया, वैसे क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन वैसे रिकर्जन की बात करें तो इजी है, डीपी की बात करें ये सोचना हो कि डीपी क्यों नहीं लग पा रही तो हाँ, मुश्किल डीपी है। क्यों नहीं लग रही है ये सोचना मुश्किल है। हाँ। कोड तो समझ आ गया सबको रिकर्जन का, अगर रिकर्जन आती है तो कोड समझ आ गया होगा। हाँ भैया। चलें एक और क्वेश्चन करें। के ट्रांजेक्शन्स वाला पहले कर लेते हैं, या हैश मैप आता है तो फ्रॉक जंप पहले करवा दूं, अगर हैश मैप यहाँ पे सबको आता है तो के ट्रांजेक्शन ही कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाय एंड सेल, ये बताना ये मैंने सबस्ट्रिंग 2 क्यों लिया था, मतलब मैंने तो डिबग कर लिया लेकिन क्यों लिया था ये। ब्रैकेट और कॉमा की वजह से। आप किसी भी एलिमेंट को अगर ले रहे हो, किसी भी एलिमेंट को ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले कॉमा ऐड कर रहे हो फिर आइटम ऐड कर रहे हो। तो सबसे पहली आइटम के लिए क्या बोलोगे, सबसे पहली आइटम, जैसे कि इस वाले केस में सबसे पहली आइटम 1 ऐड हो रही है, तो पहले आप कॉमा ऐड कर रहे हो फिर 1 ऐड कर रहे हो, तो सबसे आगे एक कॉमा आ जाएगा और एक स्पेस आ जाएगा। तो वो कॉमा और स्पेस हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया था, ये सबस्ट्रिंग ले ली थी। तो मैं यहाँ पे नोट भी लिख देता हूँ अगर आपको आगे कंफ्यूजन होएगी। वाई इज सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग डॉट टू एडेड to remove the leading space and comma, to remove the leading space and comma। ठीक है। सर एक बार मुझे फिर से बताना, क्योंकि एक बार में तो एक ही जगह कॉमा ऐड हो रहा है ना, तो फिर वो S2 के लिए कैसे वो सही आंसर दे रहा है। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, वही ये सबस्ट्रिंग वाला ना, ये वाली चीज पूछ रहे हो ना। हाँ ठीक है, अगर मैं इसको नहीं हाँ, लेता तो मतलब एक बार मुझे देखना, अगर मैं इसको नहीं लेता तो क्या होता है देखते हैं।
तो आपका आंसर क्या प्रिंट हो रहा है? पहले सबसेट में जब सबसे पहली आइटम ऐड हुई होगी तो उसने सबसे पहले क्या करवाया होगा? एक कॉमा ऐड करवाया होगा, एक स्पेस ऐड करवाया होगा और एक आइटम ऐड करवा दी होगी। तो कॉमा ऐड करवाया, स्पेस ऐड करवाया और आइटम ऐड करवा दी। जब S2 में अगले लेवल पे जाके, ये अगली आइटम है, वो सेम आइटम नहीं है, अगले लेवल पे जाके जब अपनी पहली आइटम एक्सप्लोर करी होगी, मतलब पहली आइटम पहले सबसेट में, दूसरी आइटम दूसरे सबसेट में, तो जब दूसरे आइटम को दूसरे सबसेट में डालने वाली कॉल लगाई होगी तो उसने भी क्या करा होगा? सबसे पहले कॉमा ऐड कर दिया होगा, फिर स्पेस और फिर आइटम। सबसे पहले कॉमा ऐड, फिर स्पेस और फिर आइटम। तो इवेंचुअली हमें क्या करना है? पहले सबसेट का भी लीडिंग स्पेस और कॉमा हटाना है, दूसरे सबसेट का भी लीडिंग स्पेस और कॉमा हटाना है। बस इसमें कॉर्नर केस ये हो सकता है कि अगर वो दूसरा सबसेट खाली ही हो तो खाली ही रह जाएगा, या फिर पहला खाली हो तो खाली रह जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि पहले में भी सबस्ट्रिंग 2 लगा दिया, दूसरे में भी सबस्ट्रिंग 2 लगा दिया, क्योंकि दोनों में एटलीस्ट एक एक एलिमेंट तो होगा ही, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों करा अब समझ आया? दोनों में ही। ओके। और ये चीज मैंने उठा ली तो आपने पूछ ली, वरना तो मैं अगले क्वेश्चन में मूव ऑन कर गया था। तो यार पूछ लिया करो, चैट में डाल दिया करो अगर अनम्यूट नहीं कर सकते तो। बाय एंड सेल स्टॉक्स के ट्रांजैक्शंस। रीड कर लो, एक और काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चन है। पिछले वाले में हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट मीडियम से तो ऊपर ही था। ये एक्चुअल में हार्ड है। और यार मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट बाय एंड सेल स्टॉक वाली जो पूरी कैटेगरी है ना, ये एक बारी श्राइवर की देख लेना, मतलब उसने रिकर्जन से अच्छा समझा रखा है। बस ये है कि उसने रिकर्जन ट्री नहीं बनाया, विदाउट रिकर्जन ट्री सिर्फ रिकरेंस रिलेशन से समझा दिया। तो अगर आप सिर्फ रिकरेंस रिलेशन से समझ सकते हो, मतलब रिकर्जन ट्री आपको बनाना नहीं पड़ता किसी डीपी की प्रॉब्लम को समझने के लिए, तो समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरी तरह, मतलब मेरी तरह तो नहीं, वैसे रिकर्जन ट्री बनाना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए डीपी वाली, तो फिर उसकी वीडियोस इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लगेगी। तो अकॉर्डिंगली देख लेना अगर और अच्छे से समझना है तो। प्रॉब्लम नंबर इज 188। और वैसे आप में से किसी को डेवऑप्स का आइडिया है? किसने कर रखी है थोड़ी बहुत भी? डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सब? पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं वो, मेरे को ये सब पकड़ा दिया। रिलीज निकालते हैं। आपको ट्रेनिंग दी होगी ना, क्या चीज? ट्रेनिंग तो दे रहे होगे शायद। ट्रेनिंग तो कुछ नहीं दे रहे, कह रहे खुद ही एक्सप्लोर करो। तो अपेरेंटली पहला वीक तो एक्सप्लोरेशन का ही है, जिसमें से 2 दिन तो मेरे लैपटॉप ठीक करवाने में ही निकल गए। मतलब आई डोंट नो कि क्यों लैपटॉप पुराने दे दिए उन्होंने, नए नहीं दिए, बट चिल, चलो कोई नहीं। मतलब ये देख लिया मैंने कि बहुत ही वाइड वेरिएटी ऑफ टेक स्टैक है। मतलब जो मैंने एज्यूम करा था कि इंटरव्यूअर ने जावा बोल रखा है तो जावा ही होगा वैसा है, हुआ नहीं। मतलब किसी का जावा है, किसी का जावा स्क्रिप्ट है, किसी का पाइथन है, किसी का गोलैंग है, किसी का डेवऑप्स है, किसी का सिक्योरिटी है क्लाउड में। मतलब हेल लॉट ऑफ थिंग्स है। और ये तो मतलब सेल्सफोर्स जैसी कंपनी का है जिसमें सिर्फ 130 इंटर्न्स है, 130, 140, 138 एग्जैक्टली। सो सिर्फ 138 इंटर्न्स में इतने सारे टेक स्टैक तो सोचो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का क्या होगा, जहाँ पे
वो एक ही कॉलेज से 60 इंटर्न्स उठा रहे हैं। तो इसलिए इसी वजह से डीएसए पे ज्यादा ध्यान देती हैं ऐसी कंपनीज। मतलब कुछ लोगों को तो ऐसे ऐसे टेक स्टैक मिल रखे हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन ही अवेलेबल नहीं है। एकदम ही या तो सेल्स फोर्स स्पेसिफिक चीजें हो गई, या फिर एकदम ही हाई लेवल चीजें हो गई जो कोई भी इंटर्न तो छोड़ो, कोई भी यूडेमी का कोर्स भी नहीं समझाता प्रॉपरली। आपके में भी ऐसा होता है जो लोग हैं जेएसपी से, स्टार्टअप्स में या फिर मीडियम स्केल कंपनीज में ऐसा ही होता है, सेम सीन? मतलब नॉर्मल काम ही होता है हमारा, तो फुल स्टैक वाला काम है, तो अब तो मेरे जाते हैं लोग। अच्छा, सो एक्सप्लोरेशन खुद से ही करनी पड़ती है? नहीं, मेंटोर थे, उन्होंने थोड़ा जो लेगेसी कोर्स था वो समझाया, बाकी तो खुद से ही करना होता है जो करो। ठीक है, नाइस। आपने अपना प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया? मतलब जैसे अगर उन्होंने कुछ भी बोला कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करो, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करते हो, मतलब कुछ भी रिसर्च करने के लिए? अभी तो मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ, 2 ही दिन तो हैं अभी तो पढ़ते हुए, कल और आज ही पढ़ा हूँ। अ, देखूंगा, मतलब पर्टिकुलर टास्क एग्जैक्टली पता लग जाए तो उसके बाद देखूंगा। अपेरेंटली वैसे बताना नहीं चाहिए, या इंटरनल चीज़ें हैं। चलो छोड़ो, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं मैनेजर के बेसिस पे होती हैं कि तुम्हारा मैनेजर कौन है। सो अगर वो मैनेजर यूएस बेस्ड होगा, सो सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाएंगी, और ऑनलाइन के में फिर मतलब वो एज्यूम करेंगे जब उनके तरफ से काम स्टार्ट होएगा कि आपको सब कुछ आता हो। सो अभी लर्निंग फेज ही चल रहा है मेरा। डेवऑप्स वाले जो इंजीनियर होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं। यार अभी तक तो मतलब मैंने जो देखा है उसमें तो टर्मिनल ही खुला होता है सिर्फ, और तो कुछ होता ही नहीं। मतलब काम तो इनका यही होता है ना, जो मतलब ऐसे रिलीज जाते हैं उसको मेंटेन करना, कोई सर्वर डाउन, हाँ हाँ, वर्कर नोट्स मतलब होते हैं लग कुछ। तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि कोड बेस तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ दिखाई नहीं कोड बेस हो। चेंज चल रहा फिटिंग वहाँ। नहीं मतलब मैंने सीनियर से पूछा है सेल्स फोर्स में, तो वो कह रहे हैं कि डेवऑप्स काफ़ी हाई पेइंग है। सो काफ़ी स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो डेवऑप्स कर सकते हैं। देखते हैं, वरना इंटर्न तो मतलब जो वो असाइन करेंगे वही करना पड़ेगा। फुल टाइम में ऑप्शन रहता ही होगा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो एक एरे लेते हैं। लेट सपोज एरे है, एक बार कोई बाय एंड सेल स्टॉक की अगर किसी ने कॉपी में लिखी हो तो वही बता देगा एरे क्या ली थी, या दोबारा उठानी पड़ेगी? बहुत पीछे चली गई होगी, कोई बता सकता है किसी ने कुछ लिखा हो कहीं पे? हाँ, ठीक है, एक बार बताना। 11। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। 11, हम्म। 6, 7, 6, 7, 19, 4, 94, 4, 1, 6, 15, 18, 4, 10। इतनी बड़ी एरे थी? शायद से बाद में चेंज करी होगी, थोड़ी छोटी करी होगी। ये ठीक। कूल डाउन की वजह से अ, थोड़ी छोटी। इसी में छोटी कर देते हैं, कोई नहीं, इसके आगे के एलिमेंट्स उड़ा देते हैं, इतनी बहुत है। ठीक है, सो ये एरे लेट सपोज आपको दे रखी है। आपको इस एरे में करना क्या है, थोड़ी और भी छोटी करनी पड़ेगी, बहुत ही बड़ी हो गई। वेट, लेट सपोज पहला ये है,
इसको कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 1, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5, इसको 6, इसको 2, इसको 4। ठीक है, और इसको भी उड़ा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। आपको ये एरे दे रखी है, आपको बताना है 1 2, ठीक है, हाँ, ये एरे दे रखी है, आपको बताना है कि अगर सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो, या फिर अगर सिर्फ के ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो, के की वैल्यू आपको दे रखी है 3, 3 ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल हैं, तो कितने तरीकों से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और उन सारे तरीकों में से जो भी तरीका मैक्सिमम आपको प्रॉफिट ला कर दे, आपको वो वाला प्रॉफिट रिटर्न करना है। जैसे कि अगर इस केस में अगर मैं 3 ट्रांजेक्शन की बात करूं, तो आप क्या करोगे, 6 और 7 के बीच में पहली ट्रांजेक्शन कर लोगे, 6 और 7 के बीच में पहली ट्रांजैक्शन कर लोगे, 5 और 6 के बीच में दूसरी ट्रांजैक्शन कर लोगे, 3 2 और 4 के बीच में तीसरी ट्रांजैक्शन कर लोगे। सो अपेरेंटली जो 3 ट्रांजैक्शन होंगी वो क्या होंगी, 7 - 6, मतलब सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही कर लोगे ऑल्टरनेट डेज के बीच में। सो ये आपकी 3 ट्रांजैक्शन का आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 + 1 + 2। तो आपका जो 3 ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर के में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए आपको कि सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो एट मैक्स, तो फिर आप क्या बोलोगे, यार अब ऐसे तीनों ट्रांजेक्शन करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, 2 में तो मैंने आपको ग्रीडी वाला सॉल्यूशन भी करवाया था, लेकिन अब ग्रीडी वाले को मत सोचो, अब सोचो कि मेरे को ट्रांजेक्शन का नंबर लिमिट करना हो, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, मतलब इन तीनों में से मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, कि ये वाला तो एक ही दे रहा है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट 3 है, ऐसा करें, या कुछ और प्रॉफिट ज्यादा आ सकता है। लेट सपोज मैं इसको पीछे कर देता हूँ, 2 मिनट देना मुझे बस, मैं इसको क्या करता हूँ, पीछे कर देता हूँ और इसको आगे कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 5, या फिर इसको कर देता हूँ 4। ठीक है, तो अब डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 6 - 5 + 7 - 4, तो इसका भी आंसर चेंज हो जाएगा। अब बताओ, 6 - 5 + 7 - 4, तो ये आएगा 1 + 3 + 2 दैट इज 6। तो तीन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आंसर आता है 6। अगर 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो मैं ये बोल दूं इसमें तो सिर्फ एक ही प्रॉफिट आ रहा है, इसको हटा दो, तो 3 प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा आपका। और इसको भी चेंज कर दो, लेट सपोज इसको कर दो 3। ठीक है, इसको 6 - 3 कर दो। अब बताना तो अब आपको दिख जाना चाहिए, यहाँ पे 3 है, सो 8 है टोटल आंसर। 2 ही ट्रांजेक्शन होती तो आप क्या करोगे, ये वाला छोड़ दो, इन दोनों को ले लो, 3 और 3 प्रॉफिट, मैक्सिमम में 6, 6 ही प्रॉफिट मैक्सिमम है। नहीं, क्या है आंसर 2 के लिए? सिक्स आएगा ना। 6 ही आएगा। अगेन अगर इसको भी चेंज कर दें, इसको बना देते हैं 10, और यहाँ पे कर देते हैं 10 - 2, इसको कर देते हैं 10 - 2 दैट इज 8, सो 11 12 13 14। अभी भी क्या जो भी एक ट्रांजेक्शन को हटाने का वही कॉस्ट आएगी, मतलब अगर सिर्फ हम मिनिमम वाले को हटा देते हैं, ये 3 ये है 3 ये 8, तो लेट सपोज हम इसको हटा देते हैं, तो ये आ रहा है 3 प्रॉफिट का, ये आ रहा है 8 प्रॉफिट का, तो फिर 8 + 3 11 प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए 2 ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ। नहीं, 12। 12। अब आप देख सकते हो, पहला ट्रांजेक्शन करना इसके और इसके बीच में, अगला ट्रांजेक्शन करना इसके और इसके बीच में, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 7 - 3 + 10 - 2 दैट इज आपका प्रॉफिट आ जाएगा 4 + 8 दैट इज 12।
तो जो पहले आंसर था, ये नहीं है कि पहले आंसर में से कुछ ट्रांजेक्शन को हटा देना, मतलब कम कर देना, तो जो मिनिमम वाली ट्रांजेक्शन है उनको हटा दोगे तो आपका कम ट्रांजेक्शन के लिए आंसर बन जाएगा। कम ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड करूँ कि एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड है, सो अगेन आप क्या बोल सकते हो, ये नहीं है कि 3 ट्रांजेक्शन में से जो मैक्सिमम वाली ट्रांजेक्शन है वो पिक कर लो तो 8 ही प्रॉफिट है। 8 सिर्फ प्रॉफिट मे बी हो मे बी ना हो। जैसे इस केस में मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा वो आपका 8 ही निकलेगा अगर एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड होगी। लेकिन अगर ये 3 की जगह 1 हो जाता तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता वो 1 से लेकर 10 वाला 9 प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अभी अगर एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आई गेस 10 - 2 दैट इज 8 होएगा। जो जरूरी नहीं है कि तीनों में से मैक्सिमम हो, वो हो सकता है कि 2 ट्रांजेक्शन को कंबाइन करके मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो एक तो आपकी जो शेड्स जो पहले हुआ करती थी कि आप बाय करने वाली हो या फिर आप सेल करने वाले हो, ये दोनों शेड्स तो रहने ही वाली है। कि बाय कर रहे हो तो फिर पिछला बाय ले लो, पिछला बाय प्रोपोगेट कर लो, या फिर पिछले सेल के आगे बाय कर नया। और सेल कर रहे हो तो या तो पिछला प्रोपोगेट कर लो सेल, या फिर पिछले बाय के आगे सेल कर लो आज। तो ये चीज़ तो सेम रहने वाली है, लेकिन क्या एक और कंस्ट्रेंट, एक और डीपी वेरिएबल भी आ जाएगा। और वो क्या होएगा कि कितने ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुकी है, मतलब बाय कर रहे हो तो कितनी ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुकी हैं, लेट्स सपोज वो वेरिएबल है के। और अगर सेल कर रहे हो तो अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है के। सो इन नटशेल क्या हो जाएगा, एक बाय के लिए काइंड ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, एक सेल के लिए काइंड ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन हम एक ही मैट्रिक्स में करेंगे, दोनों को एक ही मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। सो मैं वो मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसमें आपका एक वेरिएबल तो हो जाएगा कितनी आइटम्स है, मतलब ये बाय एंड सेल जितनी भी आइटम्स है उन आइटम्स के ऊपर करोगे तो एक स्टेट हो जाएगी आपकी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, और दूसरी स्टेट हो जाएगी कि आपको कितनी ट्रांजेक्शन अलाउड कर रखी है। सो इसको अभी के लिए साइड में रखता हूँ, इसको इरेज ही कर देता हूँ। काइंड ऑफ हमें करना क्या है, हर आइटम को बाय करना है या फिर सेल करना है और अकॉर्डिंगली मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। बस एक कंस्ट्रेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि कंस्ट्रेंट्स जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो हमारी लिमिटेड है, के बराबर है। सो अब मैं डीपी टेबल बना रहा हूँ और उस डीपी टेबल में मैं 2 स्टेट्स रख रहा हूँ। 2 स्टेट्स क्यों है, क्योंकि जो इंडेक्स रहता था वो तो पहले स्टेट रहती थी कि यार उसको बाय कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो, लेकिन अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी हम देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में से मैक्सिमम से मिनिमम पिक कर लेना, मतलब इसमें से सिर्फ 3 कर लेना, इसमें से सिर्फ 2 पिक कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आंसर हो सकता है, किन्हीं भी 2 ट्रांजेक्शन को क्लब करके आंसर बन सकता है। तो हमें सारे ही ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मतलब किसी भी नोड से किसी भी नोड की ट्रांजेक्शन, क्योंकि हो सकता है इस वाले से इस वाले की ट्रांजेक्शन का सम ज्यादा हो अगर दो ट्रांजेक्शन दे रखी हैं सिर्फ। तो हम सारे नोड से सारी नोड, मतलब सारे डेज को पोटेंशियल बाइंग डे, सारे डेज को पोटेंशियल सेलिंग डे मान के मैक्सिमम आंसर निकालने की ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए हम बना रहे हैं k इज इक्वल टू 3 का मैट्रिक्स, मतलब आपको मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शन अलाउड है तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है वो आपको बताना है। सो मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ। एक स्टेट तो सेम रहेगी कि कौन सी आइटम एक्सप्लोर करी जा रही है, जो हमने आई गेस कॉलम पे ली थी तो हम अभी भी कॉलम पे ले लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। जीरो 1 0 1, 2 मिनट रुकना, 0 1 2 3, ठीक है। आपको अगर ये मैट्रिक्स दे रखी हो और कॉलम्स भी बना लेते हैं, एक कॉलम में एक आइटम एक्सप्लोर हो रही है। अब वो आइटम, उस आइटम तक आप कितनी ट्रांजेक्शन कर चुके हो पूरे, क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है, क्योंकि अगर आपने डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर रखी होगी तो डिफरेंट आंसर आएगा। मतलब अगर आपने इस इंडेक्स तक 2 ट्रांजेक्शन कर रखी हैं तो आपका आंसर मैक्सिमम प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है। अगर आपने एक ही ट्रांजेक्शन कर रखी है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है। सो आपका किसी भी इंडेक्स तक उस आइटम तक जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अलाउड है वो अगर डिफरेंट तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसलिए हमारी एक तो वेरिएबल हो गया कि कितनी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, और दूसरा वेरिएबल तो जो पहले था वो क्या था कि कौन सी आइटम एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको खरीदना है या बेचना है। तो एक हमारा आइटम है जो कि हमने कॉलम्स पे रखा था। सो 2 10 ये हमने आइटम्स को रख दिया कॉलम पर, और इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सर एक बार के वाला बताना। बताता हूँ, देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले तक का आंसर क्या है, इस वाले तक का आंसर है, मतलब इस सेल पे जो आंसर पड़ा होगा, आखिरी कॉलम में जो आंसर पड़ा होगा वो क्या पड़ा होगा, पूरी की पूरी एरे में कितने ट्रांजेक्शन करो सच दैट मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। सो अगर मैं 3 ट्रांजेक्शन अलाउड करता हूँ तो प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है 14। अगर मैं सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन अलाउड करता हूँ तो प्रॉफिट आ रहा है डिफरेंट, दैट इज 12। अगर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड करता हूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 8। तो किसी भी इंडेक्स तक, उस इंडेक्स तक बाय एंड सेल का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितनी ट्रांजेक्शन आपने कर रखी है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड है तो क्या आंसर है, एक भी अलाउड नहीं है तो कितना आंसर है, एक ही अलाउड है ट्रांजेक्शन तो कितना आंसर है, हर सेल पर एंड होने वाला। 2 ट्रांजेक्शन अलाउड थी तो कितना आंसर है, हर सेल पर एंड होने वाला। इस तक एंड होने वाला मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, अगर एक भी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, अगर सिर्फ एक अलाउड है, अगर 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है, और इस सेल तक अगर 3 ट्रांजेक्शन अलाउड होती हैं तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने ट्रांजेक्शन अलाउड है, क्योंकि उसका डिफरेंट आंसर बनेगा हर इंडेक्स तक के लिए। इस इंडेक्स तक के लिए 2 ट्रांजेक्शन का आंसर है 3+3, लेकिन सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए आंसर है 4, और अगर 0 ट्रांजेक्शन है तो आंसर है 0। सो डिफरेंट ट्रांजेक्शन तो डिफरेंट आंसर। तो एक स्टेट बनेगी हमारी ट्रांजेक्शन की, कितनी ट्रांजेक्शन अलाउड है। तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के कितनी ट्रांजेक्शन्स कर चुके हो। एक भी नहीं करी, एक कर ली, 2 कर ली, टोटल जितनी दे रखी है 3, मैक्सिमम 3 कर ली। सो कॉलम्स पे रख रहे हैं आइटम्स, कॉलम्स पे रख रहे हैं आइटम्स या फिर स्टॉक्स, और रो पे रख रहे हैं कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं। और अब स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट टैबुलेशन से होता है। हाँ, डायरेक्टली टैबुलेशन से कर रहे हैं। रिकर्जन से थोड़ा मतलब वैसे तो इजी हो जाएगा लेकिन 3D भी बनेगी, तो रिकर्जन से इसलिए मैंने नहीं करवा रहा, डायरेक्टली टैबुलेशन से ही करवा रहा हूँ। तो छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं बाद में। छोटा सा एग्जांपल किस चीज का? मतलब यही क्वेश्चन निकल लो उससे, मेमोराइजेशन से। देखो 3D है तो 3D ना आप विजुलाइज कर ही नहीं पाओगे अगर मैं रिकर्जन ट्री बना भी दूंगा तो। इसका ना बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक रिकर्जन ट्री मैंने बनाया था, उस रिकर्जन ट्री में आपको साथ के साथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने कितनी कर लिया वो भी पास करना पड़ेगा। हाँ ये वाला, इसमें क्या था, कोई भी आइटम सेल के थ्रू एक्वायर हो रही है तो वो आगे बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर बनाएगी। तो अगर कोई आइटम, आप बोल रहे हो कि वो आइटम सेल होएगी, तो अगर वो आइटम सेल होने वाली है तो फिर वो एक ट्रांजैक्शन को बढ़ा देगी, वो एक ट्रांजैक्शन को इंक्रीज कर देगी। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ तक अगर 0 थी तो आप बोलोगे क्योंकि सेल पर जा रहे हो तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे 1 हो जाएगी। अगर बाय पर जा रहे हो तो एक भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 0 की 0 ही रहेंगी। सो इसमें क्या है, किसी भी नोड पर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन साथ के साथ आप पास करोगे। अगर आप बाय कर रहे हो तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम रहेंगी, सेल कर रहे हो तो एक ज्यादा हो जाएगी, सेल कर रहे हो तो एक ज्यादा हो जाएगी, बाय कर रहे हो तो सेम रहेगी। अगर बाय कर रहे हो तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, अगर सेल कर रहे हो तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कितनी हो गई, एक बढ़ गई। तो काइंड ऑफ क्या हो गया कि आप कौन सी एज के थ्रू एक्वायर हो रहे हो, बाय या फिर सेल, कौन से नोड पर खड़े हो, कौन से इंडेक्स पर खड़े हो, कौन सी आइटम एक्सप्लोर कर रहे हो, दूसरा पैरामीटर वो, और तीसरा पैरामीटर कि अब तक कितनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये तीन तीन चीजें रखनी पड़ेगी, 3D बन जाएगा। तो इसलिए मैं रिकर्जन से समझा नहीं रहा, रिकर्जन से बहुत ही ईजी है। बस पिछले जो, अगर मान लो इसका कोड आप रिकर्सिव लिख दोगे जो कि बहुत ही सिमिलर रहेगा टैबुलेशन के, अगर इसका कोड आप रिकर्सिव लिख पाओगे, उसमें बस एक स्टेट ऐड कर देना, वो है कैपेसिटी की, कि अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, और उससे आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने रिकमेंड करा है कि अगर रिकर्जन से चाहते ही हो करना तो एक बार श्राइवर की वीडियो देख लेना, उसने मतलब सारे के सारे 5 जितने भी 4-5 क्वेश्चन है वो सारे उसने लगातार सेम रिकरेंस रिलेशन से करवा रखे हैं। हम थोड़ा डिफरेंट से कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से, हम टैबुलेशन वाले तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें मैं डायरेक्टली टैबुलेशन से ही बनवा रहा हूँ। मतलब ये मत समझना कि रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस काइंड ऑफ ये है कि ये, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी आपकी वेरिएबल हैं, आइटम्स भी वेरिएबल हैं, तो 2D बन रहा है। और रिकर्जन से पहले 3D बनता, उसको बाद में ऑप्टिमाइज करके आप 2D ला पाते, और मैं डायरेक्टली टैबुलेशन में डायरेक्टली 2D दिखा रहा हूँ। तो डायरेक्टली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन इतने घबराने वाली बात है नहीं, इतना कुछ ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, देख लो। अगर हम बात करें एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है, 0 ट्रांजैक्शन अलाउड है, तो कितना प्रॉफिट होगा अगर आपको कितने भी आइटम मिल जाए, सिर्फ एक आइटम हो, 2 आइटम्स हो, 3 जीरो। आइटम्स हो, जितनी मर्जी आइटम्स हो, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 0 होगा। अगर एक भी आपके पास ट्रांजेक्शन ही अलाउड नहीं है, 0 ट्रांजेक्शन अलाउड है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 0। मेन जो आपका आंसर है वो अगली रो से स्टार्ट होएगा। सो अगर आपको सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करनी है
और आपका आखिरी एलिमेंट है 3। सो आप क्या कर सकते हो, इसी दिन खरीद के इसी दिन बेच दो, 3 वाले दिन ही खरीद के 3 वाले दिन ही बेच दो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अगेन क्या होगा, 0। एक ट्रांजेक्शन करते हो तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है 0। ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये एटमोस्ट 1 है, एक तरह से इसको एटमोस्ट 1 की तरह ट्रीट करो। अगर आप एक ट्रांजेक्शन करते हो और आखिरी ट्रांजेक्शन आपकी 6 तक हो सकती है, मतलब 6 से पहले पहले या 6 तक हो सकती है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कमाया जा सकता है, आप बोल सकते हो 6 वाले दिन बेच देना, 3 वाले दिन खरीद लेना, 6 वाले दिन बेच देना, 3 वाले दिन खरीद लेना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका निकलेगा 3, एक ही ट्रांजेक्शन अगर अलाउड है तो। अगर इस वाली एरे तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो और एक ट्रांजेक्शन अलाउड हो, तो वो क्या हो सकती है, आप इस दिन क्या करो, इस दिन आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आप किस दिन खरीद सकते हो, या तो इस दिन खरीद सकते हो या फिर इस दिन खरीद सकते हो। अगर आप इस दिन खरीदोगे तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इस दिन खरीदोगे तो लॉस मिलेगा। तो आप क्या बट प्रेफर करोगे, 4 - 3 प्रेफर करोगे या फिर 4 - 6 प्रेफर करोगे, आप 4 - 3 दैट इज 1 प्रेफर करोगे। तो यहाँ पे आंसर आया 3, यहाँ पर आंसर आया 1, यहाँ पर आंसर आया 0। अगली नोट पर अगर एक मिनट, आज अर्चित इसी 4 वाली नोट पे एक्चुअल देखा जाए तो 3 वो होंगे ना चॉइसेस, या तो 4 पे खरीद के 4 पे बेच दो और 2 ये। ठीक है, अगर आप ये बोलते हो यहाँ तक खरीदना हो, तो या तो प्रोपोगेट करवा लो या फिर आज ही बेच दो, या तो प्रोपोगेट करवा लो, यानी जो पिछला वाला आंसर था उसी को ले लो, 6 - 3 = 3, या तो यही ले लो या फिर आज बेसिकली बेच दो। तो कौन सा आंसर प्रेफर बेटर रहेगा, आप कह रहे हो प्रोपोगेट करवाना बेटर रहेगा, तो आप प्रोपोगेट करवा रहे हो 3, ये बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे जब हम 4 वाले उस पे आए तो उस दिन हमने सेल किया है ना, हाँ और हम बाइंग डे देख रहे हैं तो वो उससे पिछले 2 स्टेट है, या तो 3 पे या तो 6 पे, तो वो आपने बता दिया कि अगर 3 वाले पे खरीदा होगा तो 4 - 3, 6 वाले पे खरीदा होगा तो 4 - 6। उसके लिए इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, पर मान सोच के चलो या तो 0 ही आता है या नेगेटिव होता है, जो कि होगा नहीं, तो एक 4 पे खरीद के 4 पे बेच रहा, उसको भी लेना या उससे हटाना है। 4 पे ही लोगे, 4 पे ही खरीदोगे तो 0 ही प्रॉफिट होएगा, 0 तो आप इनिशियली ऐसे रखते ही हो, तो उसको ले भी लोगे नहीं भी लोगे ठीक तो भी कोई बात नहीं है। तो ठीक। ये वाला जो अभी तक का सेल है, ये वाला मैं इग्नोर करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो सिर्फ यही 2 एजेस हैं, या तो 4 को बेच दो 3 को खरीद के, या फिर 4 को बेच दो 6 को खरीद के, तो दोनों में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो एक आएगा। ये कर क्यों रहे हैं थोड़ी देर में समझ आएगा। इस दिन अगर आज ही बेचना हो तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, एक ट्रांजेक्शन अलाउड है, तो आप बोलोगे वो एक ट्रांजेक्शन किसके बीच में कर लो, 7 और 4 के बीच में, 7 और 6 के बीच में, 7 और 3 के बीच में। सो 7 - 4 वर्सेस 7 - 6 वर्सेस 7 - 3। तो तीनों में से जो बेटर होगा, मोस्ट ऑप्टिमल आंसर वो क्या है, तीनों में से मोस्ट ऑप्टिमल आंसर है 7 - 3 दैट इज 3 प्रॉफिट। आई गेस 3 ही होगा। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन अलाउड थी तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट अलाउड है, सॉरी ये 4 होता है, तो 4 का प्रॉफिट अलाउड है। यहाँ तक आप क्या बोल सकते हो, 1 का प्रॉफिट अलाउड है। अगली नोट पे 2 को बेचना हो तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 0 प्रॉफिट होगा, 2 - 2 0 होगा। कोई है ही नहीं इससे बेटर दिन जो जिस पे आप कम प्राइस में खरीद लेते। 10 पे आपको बेचना हो तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 10 - 2 को खरीद लो या 7 को खरीद लो या 4 को या 6 को या 3 को। इन सब में से आप 2 का खरीदना सबसे बेटर एज्यूम करोगे, तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो 8 मिलेगा। तो इसको भी काइंड ऑफ आप बेस केस की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब आप पहली रो नहीं भी बनाते तो आप डायरेक्टली इसको फिल कर लो सबसे पहले बेस केस की तरह। अब यहाँ पर है, अगर आप बोल रहे हो मेरे को 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, लेकिन एक और कंस्ट्रेंट होता है, वो कंस्ट्रेंट क्या है, क्या दोनों ट्रांजेक्शन ओवरलैपिंग हो सकती हैं, क्या 2 ट्रांजेक्शन ओवरलैपिंग हो सकती हैं, बाय बाय सेल सेल, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। बाय बाय सेल सेल नहीं हो सकता, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करें ये सोचना है। मतलब अगर आज हम सेल कर रहे हैं तो पिछला वाला हमें बाय, दोबारा सेल से नहीं पूछना, पिछला वाला हमें बाय से पूछना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब पिछली ट्रांजेक्शन पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद एक नई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ अगर मैं बोलूँ, लेट सपोज मैं इस वाले सेल पर खड़ा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को 2 ट्रांजेक्शन करनी है, इस दिन दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है, इस दिन दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है, तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं दूसरी ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में कर रहा हूँ, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या मैं 7 और 10 के बीच में कर सकता हूँ, या फिर 10 और 4 के बीच में, ऐसे कुछ कर सकता हूँ।
इस दिन खरीद के इस दिन बेचना, और दूसरा है इस दिन खरीद के इस दिन बेचना। क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन करी जा सकती हैं? नहीं। नहीं करी जा सकती। तो अगर इसके और इसके बीच में मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो जो पहली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो इससे पहले पहले की होनी चाहिए, वो इससे पहले पहले की, या फिर इस तक की होनी चाहिए, इसको भी बोल सकते हो इस तक की होनी चाहिए। अगर मैं अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में कर रहा हूँ तो मेरी जो पहली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो कंप्लीट यहाँ तक हो जानी चाहिए, इस नोड तक हो जानी चाहिए वो पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अगर मैं दूसरी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में कर रहा हूँ तो पहली ट्रांजैक्शन मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो इस तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, पिछले रो से अपना आंसर करंट रो का बनवाऊंगा, क्योंकि पिछली ट्रांजेक्शन कहाँ तक कंप्लीट हो रही है वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट अकर। इसके लिए मेरे को पिछली रो से अपना आंसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, प्रोपोगेट वाला कर ही लेते हैं कि हमारा खुद का ही प्रॉफिट बेटर है या पिछला वाला ही प्रॉफिट बेटर था, मतलब पिछले दिन ही खरीद लेते तो वही बेटर था। हमारा खुद का प्रॉफिट बेटर है या पिछला वाला ही खरीद लेते हैं, मतलब पिछला वाला ही आगे कर लेते हैं कि इसी दिन बेच दो तो वही बेटर था, तो इसी दिन बेच दो वही बेटर है, 6 - 3 ही बेटर है, तो 3 ही बेटर है इंस्टेड ऑफ 2 या फिर इंस्टेड ऑफ 1। यहाँ पर आज वाला ही प्रॉफिट बेटर है, यहाँ पर 2 - 2 0 वाला बेटर है, या फिर अभी तक का जो मैक्सिमम आ रखा है वो बेटर है, तो अभी तक का मैक्सिमम जो आ रखा है वो बेटर है। आज वाला बेटर है या अभी तक का जो मैक्सिमम आ रखा है वो बेटर है, आज वाला बेटर है। मैंने पिछले तक का मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया, ये क्यों लिया ये भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को दूसरी ट्रांजेक्शन इस दिन तक करनी है, सो पहली ट्रांजेक्शन कहाँ तक होनी चाहिए? इसकी प्रीवियस कॉलम तक। इसके प्रीवियस कॉलम तक, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बोल सकते हैं यहाँ तक दो ट्रांजेक्शन करनी हो एटमोस्ट दो, तो प्रॉफिट 0 का 0 ही है, मतलब ऊपर से ले लो डायरेक्ट, 0 का 0 ही है, मतलब दूसरी भी 3 - 3 वाली कर लो, ऐसे बोल सकते हो, या फिर करो ही मत। यहाँ पर अगर दो ट्रांजेक्शन करनी हो, इस तक दो ट्रांजेक्शन करनी हो, तो काइंड ऑफ ये एग्जिस्ट नहीं करता आंसर। तो आप क्या बोलोगे, यार इन दोनों के बीच में या तो इसी दिन खरीद के इसी दिन बेच दो, और पहली ट्रांजेक्शन यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, या तो इसी दिन खरीद के इस दिन बेच दो, यानी 6 - 6 दूसरी ट्रांजेक्शन, पहली ट्रांजेक्शन 3 - 3। या फिर क्या कर सकते हो, आप बोल दो कि जितनी पहले आंसर था वही मैंने ले लिया, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन कर दी, दो में एटमोस्ट 2 है ये, तो एक ही ट्रांजेक्शन कर दी तो आंसर 3 है। सो आप प्रेफर करोगे एक ही ट्रांजेक्शन करना, यानी एग्जैक्टली लें या फिर एटमोस्ट लें, सोचने दो। अभी के लिए एग्जैक्टली लेते हैं, अगर एग्जैक्टली दो ट्रांजेक्शन करनी हो तो उसका आंसर 0 ही होगा, मतलब इस तक दो ट्रांजेक्शन करनी मैंडेटरी हो तो क्या आंसर होगा, 0 आंसर होगा। अगर एटमोस्ट चाहिए होगा तो एटमोस्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन चाहिए, तो दो ट्रांजेक्शन चाहिए तो दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हैं, इसके और इसके बीच में, या फिर इसके और इसके बीच में। अगर इन दोनों के बीच में करते हैं तो दो का लॉस यहाँ पे, और पहली ट्रांजेक्शन इससे पहले पहले होनी चाहिए, इससे पहले पहले आप क्या बोल सकते हो, उसका आंसर पड़ा यहाँ पर, मतलब इन दोनों के बीच में पहली ट्रांजेक्शन कर लेना, यानी 3 का प्रॉफिट और 2 का लॉस, यानी 1 का प्रॉफिट होगा दो ट्रांजेक्शन करने पर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 6 + 6 - 3, दैट इज आपका आंसर दो ट्रांजेक्शन करने का कितना आ गया, आपका आ गया 3 - 2 दैट इज 1। एक प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ 2 का, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 3 का, एक प्रॉफिट हुआ मैक्सिमम। क्या समझ आ रहा है थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, या अब हिम्मत नहीं बची? अरे ठीक है, इस पर क्या पड़ा है, इस पर ये पड़ा है कि मैं ट्रांजेक्शन क्या करूंगा, अपने और इस दिन के बीच में, या फिर अपनी और इस दिन के बीच में, या फिर अपनी और इस दिन के बीच में। अगर मैं अपने और इस दिन के बीच में अपनी दूसरी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो 7 - 4, और पहली ट्रांजेक्शन मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इससे पहले पहले तक करनी पड़ेगी, इससे पहले पहले तक, और एक ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, तो वो वाला प्रॉफिट क्या है, वो है 3। वो क्या है, मैं कर देता हूँ 6 - 3 वाली ट्रांजेक्शन। तो यहाँ तक दो ट्रांजेक्शन करने का प्रॉफिट क्या आएगा, 7 - 4 + 6 - 3 दैट इज 3 + 3 6। यहाँ तक दो ट्रांजेक्शन करनी हो तो क्या कर सकते हैं, इसके और इसके बीच में कर लो, या फिर इसके और इसके बीच में, या फिर इसके और इसके बीच में, या फिर इसके बीच में। सब में से जो मैक्सिमम आएगा वो ले लेना, इन सारी ट्रांजेक्शन में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो ले लेना। और वो मैक्सिमम कैसे लेना है आपको, अगर इन दोनों के बीच में करते हो तो आप क्या ले रहे हो,
2-7 + 4, या फिर 2-4 + 3, या फिर 2-6 + 3, या फिर 2-3 + 0। जो भी इन सब में से मैक्सिमम हो वो ले लेना। तो क्या मैक्सिमम होगा? 3 ट्रांजेक्शन कर दी जा सकती है क्या यहाँ तक? तो मैं लिख देता हूँ 2-7 + 4, या फिर 2-4 + 3, या फिर 2-6 +3, मतलब पहली ट्रांजेक्शन इससे पहले पहले तक, और 2-6 मतलब दूसरी ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में, और पहली ट्रांजेक्शन इससे पहले पहले तक। तो 2-3 प्लस में 0। सो इनमें से जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा? ये कितना है? ये आपका -5 + 4 दैट इज -1। ये कितना है? -2 + 3 दैट 1 इज 1। ये आपका 5 - 6 -1, ये -1 अगेन -1। तो इनमें से जो मैक्सिमम है वो है 1। यानी यहाँ तक दो ट्रांजेक्शन करनी हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा? एक प्रॉफिट है। तो वो एक प्रॉफिट क्या है? वो एक प्रॉफिट है आप इसके और इसके बीच में कर लो, और दूसरा इसके और इसके बीच में कर लेना। सो इसमें लॉस हो रहा है 2 का, इसमें गेन हो रहा है 3 का। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 1 का। और एक और एज भी होनी चाहिए, वो क्या है? वो एक और एज है, प्रोपोगेट करवा लो आंसर। सो प्रोपोगेट करवाना बेटर होगा, यानी इस तक 2 ट्रांजेक्शन अगर करनी हो तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? 6 प्रॉफिट होगा। मतलब वो पहली इसके बीच में कर लो और दूसरी इसके बीच में कर लेना। सो इवेंचुअली हो क्या रहा है? हम अपने पे ट्रांजेक्शन करने के लिए ये वाली कॉल, ये वाली कॉल, ये वाली कॉल, ये वाली कॉल प्लस समथिंग कर रहे हैं, या फिर जो जस्ट पिछली वैल्यू थी वो ले रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन करनी हो तो क्या कर सकते हैं? इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, मतलब 10 और 4 के बीच में, या 10 और 6 के बीच में, या 10 और 3 के बीच में। और अकॉर्डिंगली जो बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन होगी वो ऊपर वाली रो से निकाल लेंगे। सो 10 - 2 और बाकी बचा हुआ आंसर 4, या फिर 10 - 7 और बाकी बचा हुआ आंसर 4, या फिर 10 - 4 और बाकी बचा हुआ आंसर 3, मतलब बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट निकलेगा 3, या फिर 10 - 6 और बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट निकलेगा अगेन 3, या फिर 10 - आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ देख लो अब। तो मैंने क्या बोला? 10 और 2 के बीच में ट्रांजेक्शन प्लस बाकी बचा हुआ ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट, या फिर 10 और 7 के बीच में ट्रांजेक्शन बाकी बचा हुआ ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट, 10 और 4 के बीच में ट्रांजेक्शन और बाकी बचे हुए ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट, 10 और 6 के बीच में ट्रांजेक्शन और बाकी बचा हुआ ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट यहाँ पर पड़ा है, 10 और 3 के बीच में ट्रांजेक्शन और बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट यहाँ पर पड़ा है। इन सारी कॉल्स में से जो भी मिनिमम आंसर होगा, सॉरी जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो ले लेना। तो कौन सा मैक्सिमम आंसर है एक बार बताना, फिर मैं इरेज करूंगा इन सारी में से। आई गेस इन सारी में से फर्स्ट वाला ही होगा। 8 12 + 4 12, आई गेस 12 ही आंसर मैक्सिमम होगा। यानी 2 ट्रांजेक्शन अगर अलाउड होती तो आप क्या बोलते? 2 ट्रांजेक्शन अगर अलाउड है, इसको इरेज करने दो। तो क्या 12 प्रॉफिट बनना चाहिए 2 ट्रांजेक्शन में? 12 ही था क्या? पिछले पेज पे 12 आया था? कितना आया था 2 ट्रांजेक्शन में? ठीक है, शायद से मेरा नेट वीक हो गया बहुत, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। हाँ, वॉइस ब्रेक कर रही है ना मेरी। भैया आपकी आवाज कट रही बीच बीच में। हाँ, 2 मिनट मेरे को नेट चेंज करने दो। अभी तक आ रही थी प्रॉपर इससे पहले? हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो।
हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है, मैंने नेट चेंज कर लिया है। तो अब बताओ, यहाँ पर आंसर 12, दो ट्रांजेक्शन अगर करनी थी तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था 12, तो अभी भी 12 ही आ रहा है। सो अभी तक तो सब सही चल रहा है। एक बार तीसरी ट्रांजेक्शन और करते हैं, उसमें आंसर देखते हैं। हम क्या बोलेंगे, तीसरी ट्रांजेक्शन इसके और इसके बीच में कर लो तो जीरो प्रॉफिट, और बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट भी जीरो, तो ओवरऑल आंसर है जीरो। तीसरी ट्रांजेक्शन इनके और इनके बीच में कर लो और बाकी ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट ले लेना जीरो, यानी आपका तीन ट्रांजेक्शन करने का प्रॉफिट अगेन आप बोल सकते हो या तो थ्री, या तो थ्री ही बोल लो। यहाँ पे भी थ्री बोल सकते थे आप ऐसे, कि तीन ट्रांजेक्शन मतलब तीन प्रॉफिट है दो ट्रांजेक्शन करने का एट मोस्ट। वो क्या है, 6 - 3, 6 - 3 प्लस 3 - 3। तो यहाँ पे भी थ्री आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी थ्री आएगा, मतलब पिछला वाला प्रोपोगेट करवा लो या फिर अब करंट आंसर ले लो। सो यहाँ पर अगर आपको तीन ट्रांजेक्शन करनी है तो आप क्या बोलोगे, पहले जो तीसरी ट्रांजेक्शन है वो इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में कर लो और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ले लेना। सो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो मेरे ख्याल से थ्री ही अगेन आ जाएगा। मतलब यहाँ तक तो आंसर डिफाइन ही नहीं है कि तीन ही एलिमेंट्स है और तीन ही ट्रांजेक्शन करनी है तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो आपका जो एक या फिर दो ट्रांजेक्शन करने में प्रॉफिट होगा वही मैक्सिमम होगा, और वो है तीन, मतलब इन दोनों के बीच में कर लो वही मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहाँ पर अगर तीन ट्रांजेक्शन करनी है तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच में कर लो तीसरी, तो 7 - 4 इन दोनों के बीच में तीसरी कर रहे हो और बाकी दोनों क्या कर लेना, इनके अंदर अंदर कर लेना। तो इनके अंदर अंदर करने का मतलब एक आंसर ले आना। सो 7 - 4 + 1 वर्सेस, अगर 7 और 6 के बीच में करते हो 7 - 6, तो बाकी बची हुई दो ट्रांजेक्शन आप क्या कर लेना, इन दोनों के अंदर अंदर कर लेना, बाकी दोनों बची हुई, तो उसका आंसर है 3। या सर फिर वो 1 थोड़ी होगा, वो तो 3 होगा ना, कहाँ पिछले पर, से propagate करा रहे हैं 2 और 4 वाले पे। हाँ 2 और यहाँ पर 3 ही होगा। सो अगर प्रोपोगेट करवाएंगे तो बेटर आंसर देगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। प्रोपोगेट करवाना बेटर आंसर देगा कि एक ही ट्रांजेक्शन करो 3 और 6 के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें 7 और 6 की प्रॉफिट की, सो 7 और यहाँ पर भी +3 होएगा 7 और 6 के बीच में, तो 7 - 6 + 3 या फिर 7 - 3 + 0 वर्सेस 7 - 3 + 0। तो तीनों में से मैक्सिमम क्या है, 7 - 4 + 3, 7 - 6 + 3, 7 - 3 + 0। सेम है सबका 4। सेम है सबको 4। तो चार प्रॉफिट आएगा अगर तीन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अलाउड होती हैं 7 वाले एलिमेंट तक। और वो तीन ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ दो ही करना, और वो दो दो ट्रांजेक्शन क्या होंगी, एक तो इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। 4 कैसे आ रहा है, 6 आना चाहिए था। 7 - 4 + 3 6 आ रहा है, ठीक है। सो मतलब दो ही ट्रांजेक्शन कर लो, तीसरी मत करना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 6 है। अगर तीन ट्रांजेक्शन एटमोस्ट करनी हो, ये एटमोस्ट है, एटमोस्ट, और ये है यहाँ तक का आंसर। सो अगर तीन ट्रांजेक्शन करनी हो, यहाँ तक करनी हो, तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तीसरा इन दोनों के बीच में कर लेना, जो तीसरी है वो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में कर लेना, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ऊपर वाली रो से ले लेना। मतलब 2 - 7 + 6 वर्सेस 2 - 4 + 3 वर्सेस 2 - 6 + 3 वर्सेस 2 - 3 + 0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेड में लिख देता हूँ इधर। सो आपने क्या क्या ऑप्शंस लिए, 2 - 7 + 6 वर्सेस 2 - 4 + 3 वर्सेस 2 - 6 वर्सेस 2 - 3 + 0। तो इनमें से क्या मैक्सिमम है, बताएगा कोई एक बार, मेरे को मैथ्स लगानी पड़ेगी। सो 5 - 4 1 है यहाँ से, और एक ही है। एक ही है। हाँ, बाकी माइनस हो जाएगा लास्ट वाले में और सेकंड लास्ट वाले में। ठीक है, तो इन सब में से एक आ रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन प्रोपोगेट करवा लोगे तो 6 ही मैक्सिमम होगा। मतलब 6 ही ले लेना, कि इनसे पहले पहले ही तीनों ट्रांजेक्शन कर लेना एटमोस्ट, तो वही वाला प्रॉफिट ले लो। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो अब आंसर चेंज हो जाएगा। अब वो आंसर कैसे चेंज हो जाएगा देख लो, तीसरी ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में
या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में। सो मैं आंसर फाइनली सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, वो क्या है 10 - 2 + 6, 10 - 2 + 6। मतलब हमने तीसरी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में करी और बाकी दो ट्रांजैक्शन का आंसर यहाँ से उठा लिया, उससे पहले पहले तक की ट्रांजैक्शन का। या फिर तीसरी ट्रांजैक्शन हमने 10 और 7 के बीच में करी और बाकी दो ट्रांजैक्शन का हमने प्रॉफिट यहाँ से उठा लिया। या फिर तीसरी ट्रांजैक्शन हमने 10 और 4 के बीच में करी और जो बाकी दो ट्रांजैक्शन है हमने उनका प्रॉफिट यहाँ से उठा लिया। या फिर 10 - 6 और बाकी दो ट्रांजैक्शन का हमने प्रॉफिट यहाँ से उठा लिया। सिमिलरली 10 - 3, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। या फिर 10 - 3, आप अगर आप बोलो 10 - 3 + 0, तो वो तो ऑब्वियसली कम ही आएगा, तो ये 4 ही बहुत हैं, इतने ही लिख देते हैं। इनमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कौन सा वाला प्रॉफिट है? 3 ट्रांजैक्शन करना पूरी एरे में, आई गेस 14 प्रॉफिट आएगा। और वो कहाँ से आ रहा है 14? फर्स्ट वाले से। पहले वाले से। सबसे पहले वाले से 14 प्रॉफिट आ रहा है। 10 - 2 + 6, 14 प्रॉफिट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन मांग रखा होगा कि 3 ट्रांजैक्शन करनी हो एटमोस्ट पूरी एरे में करनी हो तो क्या प्रॉफिट होगा, तो आप लास्ट वाले सेल का आंसर दे देना। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब मैंने डीपी टेबल अच्छे से फिल नहीं करी, लेकिन अप्रोच समझ आ गई कि करना क्या है। हाँ, एक बार अर्चित मोटा मोटा बता दोगे? ठीक है, किसी भी डीपी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ आई, डीपी ऑफ ith इंडेक्स वाली आइटम पे और कितनी ट्रांजैक्शन कर ली है उतनी ट्रांजैक्शन पे आंसर क्या होगा, ith वाली आइटम का jth वाली आइटम के साथ आंसर ले लेना। मतलब आप बोलोगे पिछली रो का i-1 वाली रो का एक कम, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक कम ट्रांजैक्शन का, और कौन सी रो कौन से कॉलम का, जिस भी कॉलम के साथ आप आंसर ले रहे हो। मतलब आप लेट सपोज इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर आप jth वाले पर जाओगे और एक कम ट्रांजैक्शन के साथ प्लस में आप बोल सकते हो एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे। ये आप करना सारे जे के लिए, फॉर ऑल जे, फॉर ऑल जे लेसर देन इक्वल टू आई। हर एक जे पर जाना, उससे आई से पहले वाले, और उससे एक कम ट्रांजैक्शन का आंसर उठाना और लास्ट वाली ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में कर लेना। तो फिर तो जे के लिए भी लूप लगाना पड़ेगा उससे पहले पहले तक सारे। हाँ, तो एन क्यूब लूप जाएगा। और एक पहला लूप आई के लिए, दूसरा लूप ट्रांजैक्शन के लिए, तीसरा लूप जे के लिए। के लिए ठीक है। और एक वो चीज बता रहा अर्चित, मतलब बाय बाय सेल सेल कंसेक्यूटिव वाले कैसे अवॉइड कर रहे हो आप? अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में तीसरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लेट सपोज इन दोनों के, तो हम ठीक है। क्या इससे बोल रहे हैं कि तू अपना 2 ट्रांजैक्शन का आंसर लिया, या फिर इसी से बोल रहे हैं तू अपने तक का 2 ट्रांजैक्शन का आंसर लिया? 7 से ही बोल रहे हैं। 7 से बोल रहे हैं। अगर वो 7 तक अपने 2 ट्रांजैक्शन का आंसर अपने पास रख रखा है तो हम क्या बोलेंगे, 7 से आगे तीसरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 7 से पहले 2 ट्रांजैक्शन कर रखी हैं, तो टोटल तीनों की तीनों नॉन ओवरलैपिंग है। एक मिनट, 7 से पहले 2 ट्रांजैक्शन और 7 से आगे तीसरी ट्रांजैक्शन, ठीक है ठीक है ठीक तो ओवरऑल तीनों नॉन ओवरलैपिंग हो गई। है। ठीक है, इसका कोड ट्राई करना, कोड मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, या अभी लिखवाना चाहते हो? अभी लिख दो भैया। अभी लिख दूं? हाँ। हाँ। ठीक है, सो देखो, एक तो डीपी टेबल बना रहे हैं, 2D डीपी ही बना रहे हैं। एक है हमारी जितनी आइटम्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारे कॉलम्स, और हमारी रोज कितनी है, जितने बेसिकली ट्रांजैक्शन अलाउड है। सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन करनी हो तो हम क्या लेंगे, काइंड ऑफ पहली ट्रांजैक्शन के लिए हमारा बेस केस बन जाएगा, या फिर एक ज़्यादा ले लेते हैं और बेस केस बन जाएगा हमारी एक भी ट्रांजैक्शन ना कर रखी हो। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, पहली ट्रांजैक्शन करनी हो तो रो बाय रो चल रहे हैं ना, तो कितनी ट्रांजैक्शन करनी है वो वाला लूप लगा रहे हैं, टी वाला लूप। और कौन सी आइटम ले लिया है, आइटम लेनी है वो वाला लूप ले रहे हैं। अब आइटम इज लेस देन इक्वल टू, बोल सकते हैं हम, लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ। ठीक है, अगर ith आइटम तक का मैक्सिमम प्रॉफिट लेना हो तो हम क्या करेंगे, या तो इससे पिछले वाले सेल का आंसर ले लो। सो डीपी ऑफ
आई या फिर टी कॉमा आई में, या तो पिछले तक का ही आंसर ले लो, मतलब टी ऑफ आई माइनस वन, या तो यही ले लो अगर यही बेटर है तो इसमें भी चेक लगाना पड़ेगा। अगर आई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ले सकते हैं, वरना मत लो। वरना आप क्या ले लेना, वरना आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो जीरो ले लेना। मतलब आपने या तो प्रोपोगेट करवा ली वैल्यू कि इस तक का दो ट्रांजेक्शन करनी थी तो क्या आंसर था, जो इस तक का दो ट्रांजेक्शन करने का आंसर था या तो वही ले लो, या फिर दूसरी ट्रांजेक्शन फोर और किसी के बीच में कर लेना। तो या तो प्रोपोगेट ही करवा लिया, या फिर अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो मैं करके देख रहा हूँ। तो लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए मैं पेयर ढूंढ रहा हूँ, और वो पेयर मेरा किस लिए कहाँ तक मिलेगा, मेरे से पहले पहले मिलेगा। सो j इज इक्वल टू आई माइनस वन, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, j माइनस माइनस। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, dp ऑफ t कॉमा आई में बोल रहा हूँ आखिरी ट्रांजेक्शन एरे ऑफ आई और एरे ऑफ j में कर लो, और जो बाकी ट्रांजेक्शन है उसका आंसर कहाँ पड़ा होगा, उसका आंसर पड़ा होगा एक कम ट्रांजेक्शन, मतलब एक तो हमने कर ली खुद, तो एक कम ट्रांजेक्शन और कौन से सेल से आंसर, जे वाले से, ताकि नॉन ओवरलैपिंग हो जाए। सो ये ओवरऑल आंसर आपका बन जाएगा। ये अगर अभी तक के उससे बड़ा है तो अपडेट कर दो। तो डीपी ऑफ, आप क्या बोलोगे, डीपी ऑफ टी कॉमा आई को बोल दो अभी तक का डीपी ऑफ टी कॉमा आई, या फिर अब वाली जो वैल्यू आ रही है, मतलब अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करने से जो आंसर आ रहा है। ठीक है। और लास्ट में क्या करना, आखिरी सेल को डीपी ऑफ जितनी ट्रांजैक्शन है के और जितनी प्राइजेस की लेंथ है माइनस वन, वो वाला सेल रिटर्न कर देना, क्योंकि आपको तो तीन ट्रांजैक्शन अलाउड थी। चेक करते हैं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो सही कर देंगे। कौन सा सिंबल नहीं मिला इसको, एरे नहीं है, प्राइजेस है, तो प्राइजेस कर देते हैं। लिख भी देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर क्या है, लास्ट ट्रांजैक्शन इज बिटवीन जे एंड आई, एंड रिमेनिंग टी माइनस वन ट्रांजेक्शन, रिमेनिंग टी माइनस वन ट्रांजेक्शंस आर बिफोर द जेथ डे, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग चाहिए। देखो यार, ये मैंने कोड कहीं पे लिख भी नहीं रखा, बस आपको लग रहा होगा कि कहीं से टेप के समझा रहा हूँ, मैं खुद से लिख रहा हूँ। हो सकता है कि कोई टेस्ट केस फूट जाए, मतलब सबमिट ना हो, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, और फूट ही गया, जो बोला था वही हो गया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया अगर एरे हमारी क्या होती है, एरे हमारी खाली होती है। सो ऐसा कर लेते हैं, अगर प्राइजेस डॉट लेंथ अगर जीरो हो तो प्रॉफिट नहीं बन सकता, या फिर अगर ट्रांजैक्शन ही जीरो दे रखी हो तो प्रॉफिट नहीं बन सकता। ठीक है, आप सबमिट हो गया। समझ आ गया कोड, जो अभी समझाया था वही है, एन क्यूब सोल्यूशन है ये। सर जो डीपी ऑफ टी ऑफ आई है, आई इज ग्रेटर, सॉरी आई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो वहां उन्हें हम प्रीवियस वाले को ही प्रोपेगेट करा रहे हैं ना, और उसके हाँ बाद कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि या तो पिछला वाला ही थ्री ले लो, ये है पिछला वाला ही थ्री, या फिर आप क्या कर रहे हो, अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो फोर और सिक्स के बीच में कर रहे हो, या फिर फोर और थ्री के बीच में कर रहे हो। तो फोर माइनस सिक्स प्लस थ्री वर्सेस फोर माइनस थ्री प्लस जीरो, फोर माइनस थ्री प्लस जीरो, या फिर सिक्स माइनस थ्री, पिछला वाला प्रोपोगेट। तो ये भी नेगेटिव ही जाएगा कुछ, और ये भी आपका कुछ नेगेटिव ही जा रहा है, मतलब ये वन जा रहा है, ये आपका कुछ नेगेटिव जा रहा है, और ये थ्री आया। तो इन तीनों में से मैक्सिमम थ्री है तो थ्री ले लिया, मतलब इस तक दो ट्रांजेक्शन एटमोस्ट करनी हो तो क्या प्रॉफिट है, वो है थ्री। तो डीपी ऑफ, मैं मीनिंग भी लिख देता हूँ, डीपी ऑफ आई कॉमा जे का मीनिंग क्या है, डीपी ऑफ या फिर टी कॉमा आई का मीनिंग क्या है, डीपी ऑफ टी कॉमा आई का मीनिंग है एटमोस्ट टी ट्रांजेक्शन अप टू ith डे, अप टू द ith डे। तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा, वो पड़ा होता है डीपी ऑफ टी कॉमा आई पर। सो जरूरी नहीं है कि आखिरी ट्रांजेक्शन उसी दिन हो, जरूरी नहीं है कि दो की दो ट्रांजेक्शन पूरी हो, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती हैं, और आखिरी से आखिरी दिन ये वाला हो सकता है। तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है वो वहां पर पड़ा है, इसलिए हम
पिछली रो से भी पिछले कॉलम से भी प्रोपोगेट करवा रहे हैं और पिछली रो से भी आंसर निकाल रहे हैं, दोनों ही आंसर ले रहे हैं। अगर अगर इसमें एट मोस्ट की जगह एग्जैक्ट की ट्रांजैक्शंस होती तो कोड सेम होते हैं या फिर कुछ डिफरेंस? हाँ, तो डिफरेंस हो जाता, तो हमें प्रोपोगेट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, समझ आया? थोड़ा मतलब एनर्जी कम थी आप लोगों की भी, मेरी भी, तो मे भी थोड़ा बहुत गैप रह गया नॉलेज में, वरना ट्राई तो पूरा ही किया था समझने का, समझाने का। अर्चित, इसमें इस वाले क्वेश्चन में के के कंस्ट्रेंट क्या है, एक मिनट दिखाओ। देख लो, आपको दे रखा है कि 100, प्राइजेज डॉट लेंथ 1000, प्राइजेस की एरे 1000। सो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है? बाहर वाला लूप के का, उसके अंदर वाला लूप एन का। प्राइजेस डॉट लेंथ का, और उसके अंदर वाला लूप अगेन एन का। तो काइंड ऑफ एन क्यूब जा रहा है, मतलब एन स्क्वायर इंटू के जा रहा है। तो 10 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 8, 10 की पावर 8 हो गया, जो कि पास हो जाएगा। और इसमें मतलब एक बार ड्राई रन दिखाना है, इसका ड्राई रन वाली स्लाइड दिखाना। इससे पहले भी किया था क्या कुछ? इससे पहले तो बस ये बताया था। हाँ, इसमें देखो जैसे अ, जब सिंगल सिंगल बता रहे थे आप, जैसे 3 6 4 7 2 10, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला अप्रोच, तो उससे मतलब वो मतलब गलत आउटपुट दे देगी जब तक वन ट्रांजैक्शन वाली कैटेगरी आ जाएगी 3 और 7 में। तो इसमें मतलब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या वो सेकंड मैक्स और फर्स्ट मैक्स लेके कुछ? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वैसे नहीं होगा सेकंड मैक्स फर्स्ट मैक्स लेके, लेकिन थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि आप ये वाला जो लूप है ना, ये नेस्टेड की जगह आप मतलब एक के बाद एक कर सकते हो। तो n इंटू के की जगह थोड़ा सा आप टाइम ऑप्टिमाइज कर पाओगे, मतलब एन स्क्वायर लेके जा सकते हो आप। लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वो बेफालतू में क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देगा। नहीं नहीं, मैं तो रहने दो। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि ये ड्राई रन के टाइम सोच रहा था मैं कुछ सेकंड मैक्स उससे हो जाए। इतने में ही आपका मतलब ये अगर क्वेश्चन आ गया और आपने इतना ही दे दिया तो इतने में इम्प्रेस हो जाएगा वो। चलो, ठीक है, बढ़िया। और एक बार अच्छे टग ऑफ वार वाला कोड दिखा दोगे? मेरा उसके बाद से बहुत लैग कर रहा है आज। यही है क्या? हाँ हाँ। एक मिनट, बहुत, एक मिनट समझाओगे इसको क्या क्या है? बस ऐसे मोटा मोटा बता दो। दो सबसेट्स हैं, पहले सबसेट के एलिमेंट्स उसका सम ठीक है। उसकी लेंथ, दूसरे का उसके एलिमेंट्स उसका सम उसकी लेंथ। तो पहले में जाएंगे तो पहले में ऐड कर देंगे, सम में भी, लेंथ में भी, और सबसेट में भी। दूसरे में भेजेंगे मतलब दूसरे में इंसर्ट करेंगे तो दूसरे में ऐड कर देंगे, सम में भी, लेंथ और एक्चुअल सबसेट में भी और लेंथ में भी। बेस केस क्या होगा, अगर सारे आइटम्स एक्सप्लोर हो चुके हैं, यानी इंडेक्स एरे डॉट लेंथ पे पहुंच चुका है, तो अब जो डिफरेंस है क्या वो अभी तक के डिफरेंस से कम है, लेकिन वो तभी चेक कर सकते हो अगर वो सबसेट इक्वली डिवाइड हो रखे हो। तो मैं वो वही वही मैंने कर रखा है कि ऑड के केस में एक सबसेट दूसरे सबसेट से एक ज्यादा लेंथ का होना चाहिए, और इवन के केस में एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब वो इक्वल सबसेट्स हैं, तो उसके बाद क्या अभी वाला डिफरेंस अभी तक के मिनिमम डिफरेंस से कम है, तो मिनिमम डिफरेंस को अपडेट कर दो और सबसेट्स को भी अपडेट कर देना, क्योंकि आपको सबसेट्स को प्रिंट करना है। तो ठीक है, ये तो क्लियर है। तो जब इससे ऊपर वाला इफ है, सबसे पहला इफ, उसमें जब उसकी लेंथ ऑड है तो, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। तो मतलब इसकी जगह ये कर सकते हैं कि अगर तो इवन है तो इक्वल इक्वल बांट के कर लो काम। लेकिन अगर, सॉरी, अगर इवन होता है तो बांट के कर लो काम, अगर ऑड होता है तो तब इवन वाले के लिए कर लो आप काम। और लास्ट वाला जो एलिमेंट बच जाएगा उससे देख लो आपका डिफरेंस मिनिमम पहले वाले में रख के तो आता है उससे। बेफालतू में इतना एक एलिमेंट के लिए एक्स्ट्रा कुछ लगाना, इफ कंडीशन, उससे बढ़िया तो यही है ना, बस ठीक सिंपल है, सा ठीक। लेंथ चेक कर ली कि एक की दूसरे से एक ज्यादा हो, ठीक है, ऑड वाले ठीक, केस में। मतलब वो भी कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं वो भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। कल प्रोबेबली यार आप लोग तो मतलब आप लोग तो अटेंड कर ही रहे हो जो आ रहे हैं, वरना कल वैसे मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज को मान लिया कि नहीं भी इतना इम्पोर्टेंट,
लेकिन कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं चेरी पिकअप के दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा और चेरी पिकअप 3D डीपी का असली मजा दे देगा। मतलब उससे बढ़िया क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता डीपी ऑन ग्रिड का। ठीक है, उसको करेंगे कल। उसके दोनों वेरिएशंस करेंगे, दोनों ही वेरिएशन एकदम अलग है, मतलब वो एक दूसरे का फॉलोअप नहीं है, वो अलग अलग क्वेश्चन है। सो ट्राई करेंगे दोनों कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो अभी एंड कर रहा हूँ मैं। इसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स कल ही डाल दूंगा। बाय बाय।